नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर से आपके समक्ष एमसीएन फेसबुक पेज में लाइव आया हूं। और आज का ये जो एपिसोड है पंचायती ग्राम पंचायत जो आपका आपकी सरकार गांव की सरकार पर, इसी पर हम चर्चा करेंगे। आज जो हम हमारे बीच आए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता केसर नेगी जी और बीजेपी के युवा प्रवक्ता दीप ज्योति नेगी जी और बीएसपी के जिला अध्यक्ष आदरणीय कपूर नेगी जी, अनिल कपूर जी, और सिट्टू के जिला अध्यक्ष जो है हमारे दिनेश नेगी जी, और हमारे बीच आए छात्र नेता जो है कुमारी कुमारी समीक्षा जी। आज हम किन्नौर के भौगोलिक परिस्थितियों में जो भी हमारी परेशानी होती है, जो भी हमारे राजनेता काम करते हैं, उन्हीं चीजों पर हम जो है परिचर्चा करेंगे। सभी राजनीतिक दल जो है किन्नौर से जुड़ी मुद्दों को आपके समक्ष रखेंगे। मैं जितने भी दर्शक एमसीएन पेज के साथ जुड़े हैं, सबसे यही निवेदन करता हूं कि हमारे पेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें और ज्यादा से ज्यादा इसमें प्रतिक्रिया करें। हमारे प्रतिनिधियों से जितने भी आप लोग जो है, जो भी हमारे किन्नौर से संबंधित मुद्दे हैं, वो आप हमारे सामने रख सकते हैं। पंचायती चुनाव से लेकर जो भी चीजें हमारे बीच में उपस्थित है। नमस्कार सर, आपका एमसीएन फेसबुक पेज में स्वागत है महोदय। नमस्कार राम भगत जी, मुझे दोबारा बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। जी 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 सर, आपने समय निकाला, ये हमारा सौभाग्य, हमारे किन्नौर के लोगों के लिए सौभाग्य और हमारे एमसीएन पेज के दर्शकों के लिए भी सौभाग्य कि आपने समय निकाला। धन्यवाद। दीप ज्योति जी नमस्कार जी, आपका एमसीएन फेसबुक पेज में आपका बहुत हार्दिक बधाई, आपके लिए स्वागत। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अपनी बात रखने के लिए एक मंच देने का बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, ये किन्नौर का पेज है, ये सभी राजनीतिक दलों को लेकर चलता है और जितने भी हमारे गांव के सामाजिक मुद्दों को लेकर चलता है। आप लोगों का सहयोग मिल रहा है, इसमें एमसीएन पेज के लिए बहुत बहुत आभार जो आप लोग जुड़ रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। दिनेश जी नमस्कार, आपका एमसीएन फेसबुक पेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक बधाई आपके लिए, आपने समय निकाला किन्नौर के लिए, वरना आप जो है हड़तालों में ज्यादा व्यस्त रहते हो। नमस्कार जी। बिल्कुल सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो एमसीएन का ये जो प्रोग्राम चलाया है पूरे किन्नौर के अंदर, ये बहुत ही सराहनीय है और सभी को जो है चर्चा में इसमें भाग लेने का मौका मिला है। इसके लिए आपको धन्यवाद और आपको बधाई। अनिल कपूर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमसीएन फेसबुक पेज लाइव में, आपने आज समय निकाला और बहुत आप बहुत जो है बीएसपी के जिला अध्यक्ष हो, आप यूला से हो। आपकी थोड़ी सी रोशनी, आप थोड़ा सा आपका दिक्कत आ रही है, थोड़ा रोशनी दिखाएंगे आप अपनी ओर से। जी 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 सर, नमस्कार जी। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, आपने आज एक हमें मौका दिया है मंच पे आने का। एमसीएन पेज का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। समीक्षा जी, आपका एमसीएन फेसबुक पेज लाइव में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कवि राम भगत नेगी जी, आपने मुझे एमसीएन पेज पर जोड़ा और अपनी बात रखने का मौका दे रहे हो, और एक बहुत बेहतरीन प्रयास जिला किन्नौर के अंदर आपने किया है। और मैं चाहती हूँ, आपने कहा ये अंतिम चर्चा होगी, लेकिन मैं चाहती हूँ ऐसी चर्चाएं होती रही, पूरे वर्ष होती रहे, 5 साल होती रही, तो बेहतर रहेगा जी हम सबके लिए। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद, आप लोगों ने समय निकाला। हमारे आज के अतिथि जुड़ चुके हैं, मेरे साथ मंच में साझा करेंगे जो सवाल जवाब जो है हमारे नेताओं से पूछेंगे। समीक्षा जी भी सवाल जवाब करेंगे। जितने भी हमारे जो अलग अलग
जो प्रतिनिधि हमारे पहुंचे अलग अलग दल के, तो उनसे हम सवाल जवाब पूछेंगे, किन्नौर से संबंधित सवाल जवाब रहेगा। तो इसमें मेरे साथ समीक्षा जी भी जो है सवाल जवाब पूछेंगे, क्योंकि वो छात्र नेता भी रहे। मैं थोड़ा सा परिचय कराना चाहूंगा थोड़ा बहुत सभी का। हाँ, केसर नेगी के बारे में बताना चाहता हूँ। पिछली बार भी मैंने बताया कि ये जिला के कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता रहे हैं और 14 साल इन्होंने कॉर्पोरेट सेवा में इन्होंने जो है कॉर्पोरेट में सेवा दी है। वर्तमान में शिक्षाविद व राजनीतिज्ञ संभाल रहे हैं और इनका जो आकांक्षा एजुकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट इनकी सोसाइटी रही है। ये जो इनका काम है समाज का उत्थान करना, इसके साथ इनका प्रयास रहता है। और 12 साल भाषा के क्षेत्र में शोध किया इन्होंने और दर्जनों अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ जो है इन्होंने काम किया है। ये मैनेजर भी रहे एचआर के रूप में और IBM, डेल, रिलायंस जैसी कंपनियों में कंपनियों के साथ इन्होंने काम किया है और 2014 से सक्रिय राजनीति में ये प्रवेश किया है। और शिक्षा जो है वियना यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया से इनका जो है पोस्ट ग्रेजुएशन लिविंगस्टन साइंस भाषा शैली में रही है। तो हमारे साथ पहुंच चुके, जो भी आप लोगों की प्रतिक्रिया है हम इनके सामने रखेंगे। और साथ में समीक्षा डेरान के बारे में बताना चाहता हूं। ये जो है हमारे चगांव से है और मीडिया प्रभारी जो है महिला कल्याण से इन्होंने किन्नौर में जो एक NGO है 2021 में काम किया है। इसके साथ ही स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स का एक्सपीरियंस है, ABP में इन्होंने काम किया है। 2016 से 2017 तक रिकॉन्ग कॉलेज में कैंपस में सेक्रेटरी पद का इन्होंने कार्यभार संभाला है और स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर में ABP में 2017 से 2018 तक इन्होंने काम किया है। और हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में ABP वाइस प्रेसिडेंट में 2019-20 तक इन्होंने काम किया है और किन्नौर के स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को ये जो है संभाल रहे हैं। और साथ में हमारे जो दीप ज्योति जी है युवा मोर्चा के जो है क्या बोलते हैं प्रभारी है और वर्तमान ये मुंबई में है। अभी किस विषय पर ज्यादा मेरे से संपर्क नहीं हो पाया। और हमारे सिट्टू के जो अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष जो दिनेश जी, तो उनको आप परिचित है क्योंकि वो लाल झंडे के साथ हर टाइम आपको दिखते हैं। और भाजपा से जुड़े हैं अनिल कपूर जी, लेकिन BSP जो भाजपा है बहुजन समाज पार्टी का एक वो तो रही नहीं, लेकिन यहाँ पार्टी बनी तो हम भी चाहेंगे उनका विजन क्या रहेगा। तो मंच में सर आप लोगों से हम पूछेंगे। और समीक्षा जी, सबसे पहले हम आपसे ही पूछेंगे, आपको किन्नौर की राजनीति में आपने जो है एक युवा पीढ़ी होते कार्यभार संभाला है और आपने महिलाओं की चीजों में आपने योजनाएं आपने जो संभाला भी है बहुत बारीकी से, यहाँ की जो आपने परेशानियों को झेला है। तो आप वर्तमान में क्या क्या दिक्कतें हमारे पंचायत चुनाव में और हमारे किन्नौर में, ये चीजों का आप जाहिर करेंगे? दिक्कतें पंचायत में चुनावों को लेकर किस चीज की दिक्कतें है? जो भी हमारे सामाजिक चुनावों को लेकर नहीं है, जो हमारे पंचायत में जो विकास को लेकर क्या क्या परेशानियां दिखता है। बात करूं जिला किन्नौर की और साथ साथ हमारे ग्राम पंचायतों की, तो जिला किन्नौर में इस वक्त समस्याएं भी है और समस्याओं के साथ साथ मुझे लगता है समाधान भी आजकल युवा ढूंढ रहे हैं, या समाधान भी पार्टियां जो भी आज 7 लोग जुड़े हैं मेरे, वो भी प्रयास कर रहे हैं, हमेशा करते रहते हैं। लेकिन समस्याएं अगर मैं देखूं, मैं एक स्टूडेंट हूं और स्टूडेंट होने के नाते मैं समस्याओं को देख रही हूं। तो प्रमुख समस्याएं शिक्षा को लेकर मैं देखती हूँ कि जिला किन्नौर में आज जो लाइब्रेरी है, वो लाइब्रेरी की समस्याएं स्टूडेंट्स को आती है। साथ ही साथ ट्यूशन की समस्याएं, इस वक्त कोरोना वायरस के कारण बहुत सारे बच्चे घर में हैं, तो गांव में ट्यूशन नहीं मिल रहा है। उसके अलावा अगर गांव की समस्याओं की बात करूं, तो ग्रामीण क्षेत्र में जो सरकार की योजनाएं हैं वो लोगों तक बेहतर तरीके से नहीं पहुंच पाती है। लोगों को बहुत सारे कारण हैं जिस कारण वो पंचायतों में जा नहीं पाते हैं, या शायद कई लोग हैं ऐसे जो घरों से किसी व्यस्त कार्य के चलते ग्राम पंचायत में अपना योगदान या नहीं दे पाते हैं। कुछ ऐसी समस्याएं हैं, योजनाएं बहुत आती है सरकार की तरफ से लेकिन लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। बाकी जिला किन्नौर की और भी समस्याएं अगर मैं देखूं, तो इस वक्त जल विद्युत परियोजनाओं के कारण हमारे किन्नौर के पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ये मैं आज के समय में किन्नौर की प्रमुख समस्याओं में इसको देख रही हूँ।
बहुत बेहतरीन आपने चीज़ों को बताया। सर, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता आदरणीय केशव जी से पूछूंगा। सर, शिक्षा पर एक बहुत बेहतरीन इन्होंने कहा कि जो शिक्षा का जो समस्या, इस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालेंगे सर? शिक्षा पर इन्होंने सवाल किया है कि कहीं भी लाइब्रेरिया नहीं है और एक व्यवस्था नहीं है उचित यहाँ पर किन्नौर में। हाँ, सबसे पहले तो पैनल में जितने भी हमारे अलग-अलग विचारधारा के, अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव आए हैं और जो हमारी स्टूडेंट एक एक्टिविस्ट हैं, आप सबको नमस्कार। और ये बात बहुत सही कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा किन्नौर में प्रयोग नहीं हुए हैं और एक सामूहिक प्रयास शिक्षा के क्षेत्र में तो नहीं हुआ है, ये बात सही है। मसलन आपका कोई लाइब्रेरी बनाया जाए गाँव-गाँव में या फिर सामूहिक रूप से कोई ऐसी संस्थान, ऐसी जगह तैयार की जाए, जहाँ शिक्षण की सामग्री उपलब्ध हो, ऐसे प्रयास नहीं हुए हैं। लेकिन मैं यहाँ ज़रूर बताना चाहूँगा कि 2012 से 17 के दौरान, क्योंकि मैं खुद एक शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हूँ, मेरे अपने स्कूल हैं और मेरे स्कूल होने से पहले भी मैं बहुत सारे शिक्षण संस्थानों के साथ जुड़ा रहा हूँ, उनके साथ कार्य मैंने किया है। तो मैंने उस वक़्त देखा था कि किस तरह सरकारों द्वारा और जनप्रतिनिधियों द्वारा आपके संस्थानों को सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया था। आपको याद हो रामभगत भाई कि 2012 से 17 के बीच में किन्नौर के अंदर के जितने भी जो स्कूल्स हैं, उनको सबसे ज़्यादा बजट दिया गया और उसमें प्रयास किया गया कि किन्नौर का हर स्कूल अत्याधुनिक जो आपके सुविधाएँ हैं, उनसे लैस हो। और उसी कड़ी में आपको याद हो तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो कानम है और सीनियर सेकेंडरी स्कूल कल्पा है, इसे मुख्यमंत्री आदर्श विद्यालय घोषित कराकर दोनों ही स्कूल को सालाना 42 लाख रुपए का बजट का प्रावधान तत्कालीन सरकार द्वारा किया गया था। आपको याद हो तो होमते स्कूल, कोठी का स्कूल, ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने ना केवल आपके जिला के अंदर बल्कि पूरे प्रदेश में अपना डंका बजवाया। इसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी सरकारों द्वारा, तब के नेताओं द्वारा और जो जनप्रतिनिधि हैं, उनका शिक्षण संस्थानों के ऊपर बहुत अच्छा उनके ऊपर नज़र रखी गई, उनको गार्ड किया गया और उनके बारे में सोचा गया, उनको संरक्षण दिया गया और यही वजह है कि शिक्षण के जो संस्थान हैं, स्कूल्स हैं किन्नौर के खास करके, ये बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे और बहुत सारे स्कूलों ने प्रदेश स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे बहुत अच्छा नाम कमाया है। आपका कोठी का जो स्कूल है, बेगले स्कूल पहला हिमाचल का बना था। होमते स्कूल ने हर साल नए-नए बच्चों को, प्रतिभाओं को सैनिक स्कूल हो या फिर आपका नवोदय स्कूल हो, इस तरह के प्रतिस्पर्धाओं में बच्चों को आगे उभारने का काम किया। लेकिन कहीं न कहीं दुर्भाग्यवश स्कूलों व जो आपके कॉलेजेस हैं, सत्ता परिवर्तन के साथ आपने देखा कि किस तरह बहुत सारे अध्यापकों, सैकड़ों के हिसाब से टीचरों का यहाँ से पलायन किया गया, तबादले किए गए और कहीं न कहीं हज़ारों हमारे किन्नौर के जो छात्र हैं, उनके भविष्य के साथ कहीं न कहीं खिलवाड़ हुआ। उसके लिए हमने संघर्ष भी किया था। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार जो है, देखिए विकास सिर्फ़ जो धरातल पे आपको बिल्डिंग से या रोड से नहीं आती है। विकास बौद्धिक रूप से भी होना चाहिए और शिक्षित जो समाज है, जो एजुकेटेड समाज है, वो विकास की नींव रखती है। लेकिन शिक्षा के ऊपर हमारी सरकारें कितना ध्यान लगा रही है? शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए स्कूल्स में, कॉलेजेस में सरकार का संरक्षण कितना है? ये विषय है जिस पे चिंतन होना चाहिए और वर्तमान में तो आप जानते हैं, स्कूलों की हालत जी, दयनीय जी। है। जी। जी सर, मैं दिनेश जी से पूछूँगा, क्योंकि दिनेश जी जो है हर हर चीज़ों को जो है किन्नौर में उठाते रहते हैं। आपने सर कभी शिक्षा पर आपने आवाज़ उठाई है? आपने मज़दूरों की चीज़ तो आपने बहुत सारी आवाज़ उठाते हैं, आपने शिक्षा पर, छात्रों पर कभी आवाज़ उठाई किन्नौर के अंदर में? सर बिल्कुल, जहाँ पर हमारी ज़रूरत लगा है हमें कि भई शिक्षा पर भी उठाना चाहिए आवाज़, हमने जो है जब हमें लगा है तो हमने किया है सर। हमारे स्कूल जो है कई जगह ऐसा है बंद होने के कगार में है। जिस प्रकार से हमारे प्रवक्ता जी ने कहा कांग्रेस के कि जो जहाँ अच्छे टीचर्स होते हैं उनको ट्रांसफर किया जाता है। तो इस पर आप लोगों ने कभी आवाज़ उठाई है कि अच्छे स्कूलों से ट्रांसफर क्यों किए जाते हैं जबकि वो वहीं रहने चाहिए? बिल्कुल सर, अभी
कुछ ही समय पहले देखने को मिला है, ऐसा होता है। लेकिन जो है हम आवाज उठाते हैं, लेकिन वहां पे क्या होता है कि राजनीतिक जो द्वेष भावना है उसके अनुसार ये सारी चीजें होती है। उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार चाहे जो भी हो, ए की हो, बी की हो, सी की हो, वो जिम्मेदार है। जब जी, जी, ये तो जनता मैंने कहती ये है कि बिल्कुल सही कह रहे हो कि दोनों पार्टियां जो है करते हैं ट्रांसफर, ये तो इस पर तो हम सहमति है। लेकिन आप जो है किन्नौर में एक थर्ड पार्टी के अनुसार काम करते हो, एक हर मजदूर और हर किसानों के ऊपर आप जो है एक आवाज उठाते हो, तो छात्रों पर या स्कूलों पर आवाज नहीं उठाते, मैंने कभी देखा नहीं आपको। सर चलो आगे हम करेंगे इस विषय पर भी। अभी पीछे जो है कुछ हमने मुद्दे उठाए थे, लेकिन जो है आगे हम करने की कोशिश करेंगे इसको, शिक्षा के स्तर पर जो है, और शिक्षा में सुधार, और प्लस जो है क्या कहते हैं, जो राजनीतिक द्वेष भावना से किसी टीचर्स का ये तबादला नहीं जी, होना आप चाहिए। यहीं रोकते, मैं आपकी बातों को समझ गया। आगे से आप इस पर कार्रवाई करेंगे। अनिल कपूर जी, आप बिल्कुल बताएंगे, सर। आपने एक जिला का अध्यक्ष पा लिया है, लेकिन आपकी कार्रवाई दिखी नहीं, बीएसपी कुछ करती नहीं है किन्नौर के अंदर में। ये क्यों चुपचाप, सिर्फ क्या आपको सिर्फ वोट जब इलेक्शन लड़ना है तभी आप लोगों ने आना है? इसके पीछे आपका विजन क्या रहता है? आप छात्रों के प्रति या शिक्षा के प्रति कहीं आवाज उठती नहीं है आप लोगों की भी? जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जी, हम जो है हर मुद्दे पे आवाज उठाते हैं, पर्सनली उठाते हैं, ऐसे एजिटेशन नहीं करते हम, झंडे डंडे उठा करके हम किसी भी इसमें हमने उठाया नहीं है। लेकिन जो जिस तरीके से बात करें, जो सत्ता में रहे हैं, सत्ता में जो जो भी रहे हैं, आज बोलते कि विकास हुआ है। विकास एक स्कूल खोलने से जो है विकास नहीं है, उसे स्कूल की बिल्डिंग बनाने से उसको विकास नहीं माना जाता है। जिस तरीके से जी, अब जी, हर स्कूलों में अपने टीचर को जो है जो तबादला करते हैं, वहाँ मुफ्त में मुफ्त में वहाँ पे मिड डे मील देने से उसको जो है विकास नहीं कहा जाता है। जी, ये मुफ्त में वर्दी देने से या बुक्स देने से उसे विकास नहीं कहा जाता है। अगर आपने मुफ्त में मिड डे मील दिया है, मुफ्त में आपने वर्दी दिया है, मुफ्त में बुक्स दिया है, वहां पे टीचर भी अवेलेबल होना आपका दायित्व है। आप सरकार में बैठे तो आप सरकार का दायित्व बनता है कि सरकार जो है वहां पे मुहैया कराए, आम जनता को वहां पे खामियाजा भुगतना पड़ता है। आज जो है सरकारी स्कूलें बंद होने के कगार में है। ये कारण गलती किसकी है? सरकार की गलती है। सरकार पे भरोसा नहीं है आम जनता को कि ये रातों रात कौन सा कानून लागू करे। जी, आपकी बातों को यहीं रोकते हैं। दीप ज्योति जी हमारे साथ जुड़े हैं। दीप सर जी, आपसे हम एक सवाल पूछेंगे, क्योंकि सरकार आपकी सत्ता में है और किन्नौर को जो उपाध्यक्ष जी, जो वन विभाग के अध्यक्ष जी हमारे संभाल रहे हैं, तो आप इस पर प्रकाश डालेंगे कि किन्नौर में जो है ये हमारे स्कूल जो है अब बंद होने के कगार में है कई, तो इसका पीछे का विजन क्या रहेगा? या उसको चलाने पर आप प्रोत्साहन करेंगे, या बंद करने में आप ज्यादा जोर देंगे, या फिर ये जो शिक्षा विभाग को ट्रांसफर करते रहते हैं इस पर बदलाव लाएंगे? मतलब सभी राजनीतिक दलों से ये सवाल है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि जिन लोगों का ये आरोप है कि शिक्षा के विभाग में या शिक्षा के हमारे समय में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं हुआ, तो एक बड़ा कहावत है, कहते हैं कि रोम वाज नॉट बिल्ड इन अ डे। रोम जो है वो एक दिन में नहीं बना था, उसके लिए सदियों का समय लगा था। तो ऐसा ही है, चाहे सरकार कोई भी रहती है, धीरे धीरे, मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस ने अपने समय पे कुछ नहीं किया या बीजेपी ने अपने समय में कुछ नहीं किया, धीरे 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 करके अगर हम कड़ी से कड़ी मिलाते जाएंगे तो शिक्षा में जरूर सुधार आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जब सरकार आती है, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की सरकार क्यों ना आती हो, तो उतनी तेजी से उतना ध्यान शिक्षा की तरफ नहीं दिया जाता। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगा, जब से प्रदेश में जयराम सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, कोविड महामारी एक ऐसा समय आया था जो हम तो छोड़िए, हमारे बुजुर्गों ने कभी नहीं सोचा था कि इतने बड़े देश को बंद करना पड़ जाएगा। किसी को इस चीज का एक्सपीरियंस नहीं था और किसी ने नहीं समझा था कि अब क्या किया जाए। विदेशियों से देख के हम सीख रहे थे कि वो क्या कर रहे हैं कोविड में। लेकिन उसके बावजूद शिक्षा के विभाग में हमने ऑनलाइन एजुकेशन को लेके आए और उसे सक्सेसफुल बना के दिखाया जयराम सरकार ने हिमाचल में, जिस चीज का हमें बिल्कुल अनुभव नहीं था। और ये बड़ी काबिले तारीफ है कि शिक्षक मोबाइल से अपना डाटा इस्तेमाल करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और उसका प्रोत्साहन देते हुए जयराम सरकार ने
2,500 एसएमसी शिक्षकों को तनख्वाह दी है। कोविड काल में एक इतना जब हमारा इकोनॉमी टूटा है, उसके बावजूद एसएमसी शिक्षकों को तनख्वाह दी है, उनको प्रोत्साहन दिया है। तो हमेशा से भाजपा की सरकार, अब मैं भाजपा का नाम बार बार नहीं लूंगा, लेकिन फिर भी आप देखिए कि जो इतने समय से शिक्षकों के साथ, शिक्षा का जो मूल आधार होता है वो शिक्षक होता है। जब तक शिक्षक पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है, आर्थिक मानसिक रूप से सक्षम नहीं हो, बच्चों को क्या पढ़ाएगा? आप देखिए कि पीटीए, पैरा और पैट के नाम पे कितने सालों से शिक्षकों को गुमराह किया जा रहा था, उनका कोई निष्कर्ष। लेकिन हाल ही में हमारी सरकार आते ही उनके लिए एक हमने उनको रेगुलर किया है, एसएमसी शिक्षकों को एक्सटेंशन दिया है और साथ ही उनको पिछले 1 साल की जो तनख्वाह है वो दी है। अब बात करें, अगर जो हमारी शिक्षा संस्थान में स्कूल जो है जिला किन्नौर में बंद होने की कगार पे आ रहे हैं, तो हम इसका सीधा सीधा कारण किसी अध्यापक को, किसी सरकार को या किसी बच्चे को नहीं दे सकते। हमारा जिला किन्नौर और हमारा जो देश है, इसमें एक ऐसा समीकरण है कि अमीर जो है बहुत अमीर है और गरीब जो है बहुत गरीब है। गरीब इंसान चाहते हुए ना चाहते हुए भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डालता है, और अमीर इंसान, आप अब एग्जाम्पल देख ले, अगर मेरी केसर नेगी जी, समीक्षा नेगी जी और जितने भी महानुभाव बैठे हैं, हम में से कितने लोग हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं और 10वीं के बाद हम इंग्लिश स्कूल में अच्छी एजुकेशन के लिए चले गए। तो यही हो रहा है, जो लोग थोड़े अच्छे घर से हैं वो चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छी से एजुकेशन दें और थोड़ा सा प्राइमरी एजुकेशन के बाद बाहर निकाले आप। तो इस क्षेत्र में मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा सुधार हो। कोई सरकार, हमारी सरकार इस विषय में सोच भी रही है कि कोई इस तरह का कानून लेके आए कि जो सरकारी अधिकारी है या जो अध्यापक है वो पहले अपने आप से शुरुआत करे, अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाए और उस लेवल तक हम शिक्षा को लेके जाए। ये हमारा मेन मोटो रहेगा। जी बेहतर। इस विषय पर किसी को कुछ कहना हो राम आप भगत लोग में नेगी से, जी, आपको थोड़ा सा टोकना चाहूंगी। जी जी बोलिए। राम भगत नेगी जी, आपको थोड़ा सा कुछ कहना चाहूंगी। थोड़ा सा कमेंट्स पे भी ध्यान दीजिए, नीचे से लोग कमेंट कर रहे हैं कि कृपया करके आज तक वाला माहौल ना बनाए। किन्नौर के विकास की बात हो रही है तो थोड़ा चर्चा को थोड़ा शांतिपूर्ण रखे। ये पार्टी की आपस की लड़ाई के लिए ये डिबेट, ये परिचर्चा हमने नहीं रखी है। आप सभी ने अपनी बातें बहुत बेहतर तरीके से रखा, मैं समझती हूँ, क्योंकि आप सभी पार्टी के पदों में हो, दायित्व में हो, इसलिए आप अपनी पार्टी का पक्ष भी जरूर रखोगे। लेकिन यहाँ पे हम मुद्दे से भटक रहे हैं। बात यहाँ पे हमें करनी चाहिए, हमें ये नहीं देखना चाहिए कि कौन से सरकार के वक्त क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम सभी जानते हैं, चाहे किन्नौर के अंदर बीजेपी की सरकार रही, चाहे कांग्रेस की सरकारें रही, योजनाएं आई, बहुत कुछ आया, बजट भी आया, ऐसा नहीं है बजट नहीं आया। हर वर्ष बजट आता है स्कूलों के लिए, कॉलेजों के लिए, लेकिन वो जाता कहाँ है? ग्राउंड लेवल पे वो बजट क्यों नहीं निकल पाता है? इसके ऊपर सोचना चाहिए। और रही बात शिक्षा की, तो शिक्षा में तो किन्नौर के अंदर मैं कहती हूँ, अगर स्कूलों की जहाँ पे बात की, स्कूलों के लिए बचत आया, लेकिन आप रिकांगपिओ कॉलेज की अगर आज स्थिति देखेंगे तो आप समझने में मजबूर हो जाएंगे कि किन्नौर का छात्र क्यों आज शिमला के अंदर जा रहा है, क्यों चंडीगढ़ के अंदर जा रहा है, क्यों किन्नौर के अंदर एकमात्र कॉलेज होने के बावजूद बच्चे इतनी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। पिछले कई सालों से वहां पे ऑडिटोरियम नहीं है, बहुत सारी समस्याएं वहां पर है, लेकिन वहां के जब भी सरकारें आती है, चाहे भाजपा की चाहे कांग्रेस की, वो यही कहती है बजट आया हुआ है, लेकिन वो बजट गया कहाँ? वो ग्राउंड में क्यों नहीं आ रहा है? ये इस चीजों पे बात होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर आदरणीय केसर जी, इस पर आप थोड़ा प्रतिक्रिया करेंगे? मैं समीक्षा जी को कहना चाहूंगा, क्योंकि परिचर्चा में है और जब आप अलग अलग विचारधारा के लोगों को चर्चा में बुलाओगे तो जाहिर सी बात है कि सब अपने तर्क देंगे और उन तर्कों में विरोधाभास भी होगा। तो ये मुझे लगता है कि इस चर्चा का एक अंग भी है, इसको आपको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। और दूसरी बात, बहुत सही कहा आपने कि बजट का प्रावधान होता है लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन क्यों नहीं होती। जैसे आपने कहा कि कॉलेज, जो पीओ कॉलेज है, कॉलेज में ऑडिटोरियम की जरूरत दिक्कत है, वहाँ हॉस्टल का दिक्कत था, कई चीजें हैं। आप, मुझे मालूम नहीं है समीक्षा जी की आपने कॉलेज कब किया है, पर आपको याद हो पिछले समय में जब हम सत्ता में थे, हमारी सरकार थी, तो अभी हमारे प्रयासों से जो आपका हॉस्टल है
ये चला था। जी जी। उसके बाद आपकी जिस वक्त ऑडिटोरियम के लिए भी बात हुई थी। आपने सही कहा कि जी इसकी जिस बजट वक्त की बात हुई थी। जी जी 2017 जी में जी 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 ऑडिटोरियम के लिए आपका जी जी इंस्पेक्शन भी हुआ केसर था। नेगी जी, उसके 2017 बाद में मैं खुद उस कॉलेज में थी। 2017 में हम खुद उस जी, कॉलेज में थे जी, जिस वक्त जी, आपकी सरकार रही। उस वक्त हम खुद वहाँ पे जी। स्टूडेंट थे। जी हाँ, तो आपको समीक्षा जी याद होगा कि उस वक्त ऑडिटोरियम को लेकर के स्कूल के जो प्रतिनिधि हैं, वो मिले थे तत्कालीन जो आपके विधानसभा उपाध्यक्ष थे और इसका जी एक इंस्पेक्शन भी हमने करवाया था। इसकी बजट की जी सैंक्शनिंग भी जी हुई थी। लेकिन जी दुर्भाग्यवश जी उसके बाद हम सत्ता से बाहर हो गए। प्रदेश में हमारी सत्ता जी नहीं जी रही। तो फिर आप जानते हैं कि राजनीति की ये राजनीति इसी तरह से चलती है। जो दूसरी सरकार आएगी इस उसकी जो इस प्राथमिकताएँ कुछ और हो जाती हैं। और जी वो जी पिछली केसर सरकारों नेगी की जी जो मैं प्राथमिकताएँ हैं, उनको वो दरकिनार कर देते हैं। ये जी सही है जी कि इस दिशा में सबको एकजुट होके प्रयास करना चाहिए जी जी और केसर नेगी जी, जिस ये वक्त ये भाजपा सब के चीजें जी, जी, जी। जी, जिस वक़्त ये सब चीज़ें हुई हम उस वक़्त छात्र नेता रहे, उस कैंपस में एक्टिवली हम मौजूद थे, हमने सब कुछ अपनी आँखों के सामने देखा। उस वक़्त कांग्रेस की सरकार थी लेकिन ये मुद्दा कांग्रेस ने कब उठाया, कब लिया जब कांग्रेस सत्ता से जाने वाली थी। मुझे बहुत दुःख के साथ जी, कहना पड़ता है हम 5 साल या 3 साल कॉलेज में कहते रह गए हमें ऑडिटोरियम दे दीजिए, हमें फैसिलिटीज़ दे दीजिए। आज किन्नौर का कितने स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, आईएएस, एचएस करते हैं, छोटे-छोटे कॉलेजों से निकल कर जाते हैं। हमने बहुत सारी माँगें रखी लेकिन समीक्षा सरकार जी ने उस माँगों को कब लिया, बिल्कुल एंड के टाइम। जब बिल्कुल ये मैं समीक्षा जी किसी आपको पर्टिकुलर पार्टी से नहीं बोल रही हूँ सर, ना ही मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी की वक्ता हूँ, लेकिन ये मैं वही चीज़ें आपको बोल रही हूँ जो मैंने अपने प्रैक्टिकल में देखा है। जी, जी, आप बोल सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। समीक्षा जी मैं आपको बताना चाहूँगा आपकी बात को नकार नहीं रहा हूँ। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमारे काबिल जी, प्रवक्ता जी, 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 भाजपा के उन्होंने कहा था कि जो है रोम जो है एक रात में नहीं बनी है। जी, प्रयास आपके कैसे हुए मैं आपको बताता हूँ। ये जो कॉलेज है, जनजातीय जिला किन्नौर के जी, अंदर जी, का कॉलेज जो आया है, जी, 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 इसकी यदि किसी को श्रेय इसका जाता है इसको जी, लाने जी। का तो ये कांग्रेस विचारधारा को जाता है। इस बात से मैं समझता हूँ आप भी इनकार नहीं करेंगे। दूसरी बात दिनेश दो 12 से जी, 17 के जी, जी, बीच जी, में मैं आपको बताता हूँ 12 से 17 के बीच में कई सारे जी, जी, जी। डेवलपमेंटल काम आपके कॉलेज के लिए हुए हैं। कई सारे ब्लॉक्स की है, आपके जो ग्राउंड है, ये सब हुए हैं। आपने सही कहा कि हमारी सरकार जाते-जाते ये जो आपका जो डिमांड था, ये केसर डिमांड निकी जी मैं तब हमने ये उठाया नहीं या कह रही तब हूँ एक्सेप्ट क्या किया। मैं आपको समीक्षा जी यही बता रहा क्या हूँ केसर कि निकी जी मैं ये देखिए नहीं बोल रही हूँ। जी, 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 आपने जी। ये कहा केसर कि निकी जी मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही जी, कि ये कांग्रेस की वजह से हो जी, रहा है या भाजपा की वजह से हो रहा है। मैं यही बताना जी, चाह जी, रही हूँ, जी। प्रयास भाजपा के भी इस वक़्त पिछले वर्ष या उसके पिछले वर्ष वहाँ पे अपने वन निगम के उपाध्यक्ष सूरत नेगी जी भी गए थे वहाँ पे। ऐसा नहीं है उनके ध्यान में नहीं है, आप दोनों पार्टियों के ध्यान में रिकांगपिओ कॉलेज है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या मिला कॉलेज को? आज तक भी ऑडिटोरियम नहीं है। अगर हम ग्राउंड की बात करें आज है, ऑडिटोरियम नहीं है, ना ही कोई ढंग की वहाँ पे फैसिलिटी है कॉलेज में। हमें बात आज की करनी चाहिए कि क्यों नहीं है? अगर बचत मैं आया आपके दोनों यही सरकारों ने लाया तो क्यों नहीं है? जी, समीक्षा दीप जी ज्योति जी मैं जी, जी, आपकी आप जी। बात कुछ का कहना चाहते हैं? दीप एक ज्योति सर जवाब आप दे दूँ बोलिए। मैं एक जवाब दे देता हूँ, उसके बाद हमारे दीप ज्योति जी, जी जी, जी, बोलेंगे। जी, जी जी, सर, जी, बोलिए, देखिए ज़रूर, बोलिए समीक्षा सर। ज़रूर। जी ऐसा आपका जो आपने जी, कहा कि ये जब आप कांग्रेस ने दुर्भाग्यवश तब ये बात उठाई जब वो सत्ता से जाने वाले थे। सबसे जो जी, पहली जी, बात, कोई भी सरकार जी, चुनावों में जाने से पहले ये जी, नहीं मानती, कोई भी जो सत्ताधारी दल है या फिर कोई जी, भी जो जी, पॉलिटिकल पार्टी है, जी, कोई भी इलेक्शन में ये जी, सोच जी, करके नहीं उठता कि हम अगला जो हमारा जो इलेक्शन है हम हारने जा रहे हैं, हम सत्ता में नहीं होंगे। तो यदि उस वक़्त भी इन जी, चीज़ों को लिया गया, इनका संज्ञान लिया गया तो ज़रूर कांग्रेस तत्कालीन जो सत्ता में लोग थे उन्होंने ये सोचा होगा कि अगली सरकार हमारी आएगी और हम इस विषय में काम करेंगे। आपने सही कहा, जी, आज का जो दिनेश जी, चर्चा का आपकी जो विषय बातों होना का मैं चाहिए कि स्वागत ये करती चीज़ें हूँ क्यों नहीं हो रही स्वागत है? करती हूँ। जी, जी, स्वागत जी, करती हूँ मैं आपकी बातों का। मैं मानती हूँ, आप जो कह रहे हैं वो जी। आप अपने हिसाब से सही कह रहे हैं, लेकिन बात वही है कि चर्चा थोड़ा हमें ये करना चाहिए कि ये चीज़ें होनी चाहिए आने वाले समय में भी किन्नौर के अंदर। चलो आज तक नहीं हुई, लेकिन जी, ऐसा जी, होना जी चाहिए कि सर, कॉलेज को दीप मुझे ज्योति लगता है फैसिलिटीज़ सर मिले, आप कुछ टीचर कहेंगे? मिले। दीप ज्योति सर आप कुछ कहेंगे? जी और जी उसके जी। बाद मैं इस विषय को बताऊँगा और यहीं खत्म कर देंगे शिक्षा का मैं लास्ट बताऊँगा। दीप ज्योति सर आप बताइए बस इसके निष्कर्ष। बस 2 मिनट का समय लूंगा मैं आपसे।
मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो शिक्षा के मामले में हम इसमें राजनीतिक पार्टियों को ना देख के अगर ये देखा जाए कि जिला किन्नौर में या प्रदेश में जब जब भी सरकारें रही है, ऑडिटोरियम का मुद्दा आज ले रहे हैं 2019 और 2020 में हम कॉलेज के ऑडिटोरियम का, तो इससे पिछली सरकारें जो पिछले कितने सालों से ना जाने जिला किन्नौर में और प्रदेश में जिनकी सरकारें रही है, तो उन्होंने इस विषय में ध्यान क्यों नहीं दिया। और ये बात मैं बताना चाहूंगा कि वन निगम उपाध्यक्ष सूरत नेगी जी के जैसे कि समीक्षा जी ने कहा कि उनके दिमाग में ये बात है, उनसे भी मिले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो विधायक नहीं है और उनका क्षेत्र जो है, उनके पावर्स अभी जो है इतने नहीं है, उनके हाथ कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। तो ये तो बात सोचनी चाहिए कि 5 बार के विधायक हमारे कांग्रेस के जगत सिंह नेगी जी रहे हैं और उसके बावजूद अगर हमें आज 2020 में लड़ना पड़ रहा है कॉलेज के ऑडिटोरियम के लिए, और अभी भी ऐसा नहीं है वो हमारे विधायक हैं, और इन चीजों की जो फंडिंग आती है, जो एजुकेशन से रिलेटेड आती है, वो चाहे सरकार किसी की रही, एमएलए किसी की रही, वो रुकता नहीं है। तो अगर मेरा ये मानना है कि प्रयास करें, हमारे सिटिंग एमएलए जगत सिंह नेगी जी प्रयास करें, इस मुद्दे को लेके धरने पे बैठे, इस मुद्दे को अगर केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार उनकी बात नहीं सुन रही तो कम से कम आवाज तो उठाएं, तो आवाज उठाएं। तो मुझे नहीं आपको भी टोकना चाहूंगी, दीप ज्योति जी आपको भी टोकना चाहूंगी इसके लिए। मैं आपको ये ध्यान में दिला दूं कि ये केवल वन निगम उपाध्यक्ष जो सूरत नेगी जी है उन तक नहीं पहुंचा था। ये बात हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी है वो भी अपने किसी दौरे पे आए थे, उस वक्त भी वहां के जो स्टूडेंट है वो उन तक गए थे, फिर उसके बावजूद भी वो काम पेंडिंग में है। इसका आप जवाब देना चाहेंगे? मैं बताता हूँ आपको, ये क्या होता है, राजनीतिक काम हमें ये लगता है कि भाई हमने मांगे रखी और मुख्यमंत्री इस चीज को क्यों नहीं सुन रहा। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे पूर्व में जो इरिगेशन का पानी की समस्या है, हम पिछले 15 सालों से ले रहे हैं और अब जाके सैंक्शन हुआ। तो ये जो प्रक्रिया वो इतनी आसान नहीं होती है। इन सारी प्रक्रियाओं को लेकर एक चैनल होता है और उस चैनल में जो प्रमुख सदस्य बैठा होता है वो जिला का आपका विधायक होता है। तो ये सारी चीजें हमारे या आपके कहने से नहीं होता है। विधायक फंड मांगेगा और विधायक केसर नेगी जी, कहीं लोग अभी यहाँ पे लाइव जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं, जितने यहाँ किन्नौर की जनता है, आज जगत सिंह नेगी जी को केवल नाम मात्र का विधायक तक पुकारा जाने लगा है। तो आप समझ सकते हैं कि उन्हें नाम मात्र का विधायक किसने बनाया, कौन सी ऐसी राजनीतिक दल है जो उनको मजबूर कर रही है काम ना करने के लिए। ये बात आज लोगों के ध्यान में बिल्कुल है, वो काम करना भी चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको। समीक्षा जी माफी चाहूंगा, आपकी आवाज मैं ढंग से सुन नहीं पाया, कुछ डिस्टर्बेंस थी आपकी आवाज में। महोदय मैं ये बोल रही हूँ, सवाल नहीं सुन सका क्योंकि आपकी जी 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 दिनेश नेगी जी आवाज आ रही है मेरी? हमारे को सबको आवाज आ रही है। हाँ जी हाँ जी समीक्षा जी आप बोले, आप बोले। जी जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी बिल्कुल 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 बताइए। जी मैं ये कह रही हूँ कि किन्नौर के अंदर आज जो जगत सिंह नेगी जी है, हमारे माननीय विधायक है, वो एकमात्र हमारे विधायक है। उसके बावजूद भी क्यों उनको केवल एक नाम मात्र विधायक तक सीमित रहना पड़ रहा है, इसके विषय में भी चर्चा होनी चाहिए। आप बोल रहे बार बार कि विधायक का काम होता है, विधायक का काम होता है। हम सब जानते हैं कि विधायक जी को इस समय किस मझधार में डाल दिया गया है। जी जी बिल्कुल सत्य है। कहने का मतलब है इस बार की जो हमारे पंचायत, हमारे किन्नौर से जो विधायक जी जीते लेकिन नाम मात्र रह गए, उन पर अंकुश लग चुका है, वो किसी प्रकार का काम होने नहीं दे रहा है। तो इस पर आप विधायक बोल रहे हैं तो ये जायज नहीं है, क्योंकि सारा काम तो अब उपाध्यक्ष, हमारे उपाध्यक्ष के पास चला गया है। जी जी ये बिल्कुल सत्य है, और ये सत्य है, बेशक कटु सत्य है, लेकिन ये सत्य है। जी देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन वो वन निगम के उपाध्यक्ष है। जो प्रोटोकॉल और जो हमारे संविधान के जो नियम है, हम चाहते हुए भी नहीं चाहते हुए भी कुछ ऐसे निर्णय हैं जो उनके हाथ में नहीं हो पाते। और समीक्षा जी आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि आप कहते हैं कि भाई विधायक के हाथ बांध दिए हैं, विधायक को मजबूर कर दिया। देखिए, एक विधायक को कोई मजबूर नहीं कर सकता। अन्ना हजारे दीप ज्योति जी पहली बात जी, आप बस 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मैं बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं। एक अन्ना हजारे एक आम आदमी होते हुए, किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जोड़ते हुए, पूरे देश को एकजुट कर सकता है,
पूरे विपक्ष को तोड़ने पे जी। मजबूर कर सकता है, तो हमारे विधायक जी को जी, किसने जी, जी। रोका है? क्यों वो सरकार के जी, जी, विरोध में जी। दल आपने पिछली बार विधायक जी को कब देखा था कि जी, वो जी, जी, सड़कों पे जी। निकले हैं? या उन्होंने किसी चीज का विरोध किया है? या ये किसी जी, टॉपिक जी, से जी। हम चीजों से हट रहे हैं। मैं अभी आता दीप हूँ ज्योति लास्ट जी। सर, एक अंतिम, सभी को मैं टोक रहा हूँ। बहुत सारे जी, कमेंट्स जी, आ रहे हैं, उनके बारे में भी जानकारी लेनी है। अब शिक्षा पर आ जी, रहा है, शिक्षा पर मैं यहीं पर ही खत्म कर दूंगा। अब इस पर छोटा सा मैं प्रतिक्रिया देता हूँ। जो शिक्षा का जो स्तर हमारा डाउन हो रहा है या फिर हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, इसके पीछे का रीजन मैं अब बताऊंगा। इसमें हमारे पूरे किन्नौर के वासियों की गलतियां हैं, क्योंकि अब आधुनिक शिक्षा में हम अपने बच्चों को खुद ही जो है हाई हाई एजुकेशन में डाल रहे हैं, हम इंग्लिश स्कूलों में डाल रहे हैं। तो जो गरीब तत्व के लोग हैं वो वही रह जाते हैं बाकी स्कूलों में, कॉलेज में, और फिर गरीबों की आवाज कौन सुनेगा? गरीब कौन आगे आएगा? तो इस वजह से ये सरकारों तक आवाज नहीं जा रही है। अगर शिक्षा में हमारे एक क्लास के जो अफसर है, अगर इनके भी बच्चे भी कॉलेज में पढ़ते, इनके बच्चे भी अगर स्कूलों में होते, तो शायद जल्दी जो ऑडिटोरियम बन जाता। और हमारी जो सरकारी स्कूल है बंद होने के कगार में नहीं हो रही। यहाँ जो दोषी है, हम सब दोषी है, इसके लिए हमारे को खुद को जिम्मेदार लेना पड़ेगा। हमारे लिए हमारे बच्चों को ही अपने सरकारी स्कूलों में जाना डालना पड़ेगा, तभी इसका निर्णय हो सकता है। अब हम जनता की राजनीतिक मुद्दों में आएंगे, शिक्षा को यहीं खत्म करते हैं। जिम्मेदारी हमारी बनती है, हम क्या हमारी गलतियां हैं, हम ही लोग इस चीज को वो कर रहे, फिर हम राजनीतिक लोगों को दोष दे रहे हैं, क्योंकि गरीब तबके का लोग आवाज नहीं उठाएगा। आज शिक्षा में जो पढ़ रहा है, गरीब तबके के लोग ही पढ़ रहे हैं। जो हाई क्लास के वो बाहर निकल चुके हैं, जिनके पास पैसे है, सब कुछ है, वो बड़े बड़े कॉलेजों में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में दाखिला ले रहे हैं। यहाँ खत्म है। दूसरा सवाल आएगा, अब यहाँ जनता की सवाल भी सुनेंगे, इनके कमेंट सारे हैं। जी, बिल्कुल। विनोद जी का सवाल है, विनोद जी का सवाल है। आप पढ़िए कि सभी राजनीतिक दलों के गुणीजनों जो आप यहाँ पर परिचर्चा में शामिल हुए, क्या बात बताएं? अगर कहीं एक्सीडेंट होता है तो उसका इलाज जिला किन्नौर या रामपुर बुशहर में नहीं होता और सीधा आईजीएमसी जाना पड़ता है। बड़े शर्म की बात है। जिला किन्नौर में निर्मित बिजली देश के हर कोने कोने पहुंचती है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो मूलभूत सुविधाओं से के लिए शिमला और पीजीआई चंडीगढ़ पर निर्भर करना पड़ता है। मैं सबसे पहला सिट्टू के दिनेश जी से पूछना चाहूंगा। दिनेश जी, जी इस पर आप प्रतिक्रिया देंगे? सर, बिल्कुल इस पर जो है, ये जो इन्होंने लिखा है, जो ये बोल रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। ये एक्चुअली इसके लिए मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, इसके लिए तो सारी जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है ना, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कौन करेगा? वो सरकार करेगी, जनप्रतिनिधि करेंगे। तो बाकी उसके लिए क्या है कि आम आदमी आवाज तो उठाता है, लेकिन कई बार सुनवाई नहीं होती है। सुनवाई इसलिए नहीं होती है कि भाई ये तो कोई और लोग है, और पार्टी के लोग हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा, सरकार कोई भी हो, ए की हो, बी की हो, जब चुनी जाती है सरकार, जब बन जाती है, तो उसके बाद वो जो है किसी पार्टी विशेष की सरकार नहीं रहती, वो पूरे सब लोगों की सरकार बनती है। वो सब लोगों के लिए जो है सुविधा मुहैया करवाना वो सरकार की जिम्मेदारी है, वो चाहे सरकार कोई भी हो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कई मुद्दों पर जो है। दिनेश जी, आपसे सवाल है, आप ही से सवाल है। आपकी बहुत सारी रैलियां किन्नौर में होती है, क्या आपने कहा कि पिछला शिक्षा का मुद्दा उठाया, आप बोलते हैं कि अब हम इस पर भी अमल करेंगे। क्या आपने जो हमारे किन्नौर में एक अच्छे हॉस्पिटल के लिए आवाज उठाई कहीं? क्या आपने कहीं नारे लगाए? कहीं आपने लोगों को जुटाया कि हमारे किन्नौर में भी पीजीआई जैसा हॉस्पिटल हो? जबकि यहाँ पर आप चोरा गेट से आप ढूंढेंगे तो सोमरा तक कई प्रोजेक्ट मिलेंगे यहाँ पर। जी, लेकिन इसमें जो है, अभी हमने स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जो हॉस्पिटल से रिलेटेड वगैरह है, इसके लिए हम करेंगे आगे, बिल्कुल जो है हम इसके लिए संघर्ष करेंगे और जो है सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाएंगे। दिनेश जी, आप तो उसी कंपनी में काम करते हो, वहां पर जो इफेक्टेड एरिया को फ्री का इलाज तक नहीं होता है। जी, कुछ छूट है, थोड़ी सी छूट है, लेकिन उसके लिए भी हम आवाज उठाएंगे। अभी हम यहाँ पर जो मशीनों का जो आधुनिकीकरण है, वो उसके लिए भी हम आवाज उठा रहे हैं, और हमने मैनेजमेंट से भी इसके लिए बात की है, और हम करते रहेंगे। बाकी जो अफेक्टेड एरिया का है, जितना भी है, उसमें थोड़ी सी छूट है जो नाम मात्र है, इसके लिए जो है हम आवाज उठाएंगे।
समीक्षा और जी, उठाई भी इस है पर हमने। कोई आपका सवाल हो तो दोनों राजनीतिक दलों से आप जरूर पूछिए। अगर जी हमारा जी जी जो जी स्वास्थ्य पर जो जी कोविड-19 के जी दौरान आपने देखा कि किस प्रकार से हमारा जो है पूरे इंडिया में स्वास्थ्य जो है चरमरा गया, तो जी इस जी पर जी आप जरूर सवाल जी करें जी दोनों प्रति जो हमारे बैठे दल के और सभी दलों से कि जी जी क्यों जी स्वास्थ्य का स्तर भी जो है किन्नौर से जो है पिछड़ा जा रहा है, आप जरूर सवाल करें। पहले तो विनोद जी जिन्होंने कमेंट किया है, आपने बहुत बहुत सटीक और बहुत सही लिखा है। आपने बिल्कुल सही लिखा, जिला किन्नौर के अंदर इतने प्रोजेक्ट है, इतनी कंपनियां यहाँ पर अपनी कंपनियां यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स लगा चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी किन्नौर में अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हमें जाना पड़ता है रामपुर, शिमला, चंडीगढ़ और सोलन। तो हमारे किन्नौर के लोग विवश हो गए हैं शिमला, सोलन, चंडीगढ़ जाने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे जिला किन्नौर के अंदर जो एकमात्र अस्पताल है रिकांगपिओ के अंदर, उसमें सुविधाएं नाम मात्र की है। वहां पे डॉक्टर्स नाम मात्र के हैं, जो आते हैं वो उनके तबादले हो जाते हैं। कहीं बहुत सारे सेकंड अगर प्राइवेट हॉस्पिटल है हमारे किन्नौर के अंदर, अगर इसको मैं कहूँ जिंदल, जो हमारे मेरे ही यहाँ गांव के छोलटू के अंदर है, वहां की भी अगर मैं हालत बताऊं तो रिकांगपिओ हॉस्पिटल से ही, जैसा रिकांगपिओ हॉस्पिटल का हाल है वो वैसे ही जिंदल हॉस्पिटल का हाल है। दो अस्पताल इतने बड़े बड़े जी, होने के जी। बावजूद भी अंदर फैसिलिटीज नहीं है। तो इस पर मैं दोनों दोनों ही हमारी कांग्रेस और बीजेपी के दोनों ही प्रवक्ताओं से इस पे थोड़ा सा मैं चाहती हूँ आप सभी बताएं कि क्या कारण है कि हम किन्नौर मैं के लोग आज इलाज के लिए बाहर जा रहे हैं। हाँ, मैं जी सर, समीक्षा जी बताइए। आपका एक समय चाहूँगा और मैं सभी पैनल में जो बैठे हैं जी सबसे निवेदन करूँगा कि जैसे मैं आपके वक्तव्य के बीच में नहीं आया, आप भी धैर्य से मुझे भी जी सुनेंगे जी 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 और जी सभी एक-एक करके जी शालीनता हमने से हम सब अपना-अपना तर्क जी जी रखें, तो मैं समझता हूँ जी कि जी चर्चा जी सार्थक होगी। जी जी समीक्षा जी देखिए, स्वास्थ्य को लेकर के ये बड़ी अजीब बात है कि किन्नौर जी के जी अंदर एक मिथ मैं समझता हूँ ये कहीं न कहीं एक गलत धारणा लोगों में है कि जो हमारा जो क्षेत्रीय अस्पताल रिकांगपिओ है, उसमें सुविधाओं की कमी है। जी मैं आपको बता दूँ कि ये जो जी क्षेत्रीय जी अस्पताल रिकांगपिओ है, रीजनल हॉस्पिटल हमारा, में जितनी सुविधाएँ हैं, जी अत्याधुनिक जी जो जी सुविधाएँ हैं, उतनी जी कई जी सारे ऐसे जो जी इक्विपमेंट्स जी हैं, ऐसे इक्विपमेंट्स जी भी हैं जो चंडीगढ़ जी पीजीआई के बाद सिर्फ़ और सिर्फ़ रिकांगपिओ के अंदर है। तो यहाँ जी मसला सुविधाओं का नहीं है, यहाँ इक्विपमेंट्स का जी नहीं जी है। जी आपको मैं बता दूँ कि जी जी किन्नौर जी रिकांगपिओ जो आपका क्षेत्रीय जी जी अस्पताल है, जी ये जी पूरी तरह से जी जी सभी तरह के जो अत्याधुनिक जो मेडिकल इक्विपमेंट्स है, उनसे भरा पड़ा है। अब जी दिक्कत जी कहाँ पे है? जी जी दिक्कत है वह उन इक्विपमेंट्स को, उन एक्स-रे इस्तेमाल मशीन्स को, करने वाले अल्ट्रासाउंड लोग मशीन्स को वहां पे है चलाने नहीं। वाले जी जी टेक्नीशियन जो नहीं है। इस्तेमाल बिल्कुल, जी बिल्कुल। जी जी जो आपको मैं इस्तेमाल, याद दिला दूँ समीक्षा लेकिन जी, सर इस अभी पे हमारे जी जी काबिल जी 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 जी, जी, जी। मैं थोड़ा समय अ, चाहूँगा। बि- अभी हमारे जी जी भाजपा जी के बोलिए बोलिए। प्रवक्ता छोटे भाई दीप ज्योति ने बताया कि जी 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 कांग्रेस के विधायक कहाँ इन 2-3 सालों में कहाँ थे, जी किस जी बात पे जी आवाज़ उठाई, कब लोगों की बात उठाई, तो मैं जी आपको जी थोड़ा-सा याद दिलाना चाहूँगा जी 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 कि जी 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 2017 तक जो रीजनल हॉस्पिटल पूरे प्रदेश में अपने बेहतर क्रियान्वयन के लिए, अच्छी सुविधाओं के लिए, जी 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 रख-रखाव के लिए पूरे जी 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 हिमाचल के अंदर पहला स्थान अर्जित करके 50 लाख का इनाम जो जिसमें मिला हो, अचानक क्या हुआ हम्म कि वहाँ पे सिर्फ़ सर्दी-जुकाम का ही इलाज होने लगा और हर उससे जी ऊपर की जितनी भी बीमारियाँ हैं, उसके लिए हमारे लोगों को रामपुर या शिमला जाना पड़ता है। तो जी जी आपको याद होगा इसके लिए हम किन्नौर कांग्रेस ने कितनी लंबी एक संघर्ष की थी। आपको याद हो नोतो, टीडी जैसे मामलों पे हम लोगों ने एक ऐतिहासिक 30 दिन का जो चेन हंगर स्ट्राइक किया था, किन्नौर के सारे जी जो जी जी मुख्यालयों में, चाहे आपको जी जी भावानगर जी के अंदर हो, जी 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 कूप के चाहे अंदर हो। रिकांगपिओ के आप अंदर बताएँ हो। कि जी 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 किस पॉलिटिकल पार्टी ने आज तक लोगों के लिए, लोगों के हितों के लिए इतनी लंबी संघर्ष की है? आप बताएँ ज़रा। चलो सर, और मुद्दा अभी कहीं न स्वास्थ्य कहीं का है तो हम नहीं, नहीं, मैं स्वास्थ्य आपको तक बता रहा हूँ, ही स्वास्थ्य मुद्दे का को बता रहा रखेंगे। हूँ कि जी 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 आपको जी याद हो जी जी कि डॉक्टर्स की कमी को लेके हम लोगों ने कितना संघर्ष किया। हम सड़कों पे मुझे जी याद है अभी 2019 और 2020 में हम लोगों ने कोई 12-15 बार हम लोगों ने पीओ के अंदर धरना प्रदर्शन किया था। हमारे जी डॉक्टर्स जी जी आज किन्नौर के अंदर एक आई स्पेशलिस्ट है डॉक्टर अविनाश, आज उनका जी जो जी जी काम है, उनकी जो उनका इलाज है, उसके लिए लोग चंडीगढ़ जी जी से जी मंडी से, कुल्लू से लोग यहाँ पे आके अपना इलाज करवा रहे हैं। इतनी बेहतरीन उनके स्किल्स हैं। लेकिन उन डॉक्टर्स को भी यहाँ रखने के लिए उनको 2 बार यहाँ से उठाया गया।
हमें सड़कों पे आना पड़ा, हमें संघर्ष करना पड़ा, तब जाके ऐसे काबिल डॉक्टर को हमें यहाँ रखना पड़ा। पिछले दिनों आपको याद हो, किन्नौर के दर्जनों डॉक्टर्स ने बाहर पीजी किया, स्पेशलिस्ट बने, लेकिन एक भी किन्नौर के डॉक्टर को यहाँ जो आपका क्षेत्रीय अस्पताल रिकांगपिओ है वहां पे तैनाती नहीं दी गई। इसके लिए फिर हमने संघर्ष किया। तो यदि सरकारें हमारे यहाँ के टैलेंट को इस तरह दरकिनार करते रहेंगे तो फिर सुविधाएं कैसे आएगी? सुविधाएं जो आपका जो फिजिकल जो आपका इक्विपमेंट है वो नहीं है। रिकांगपिओ के अंदर हर वो इक्विपमेंट है, एक जो मल्टी स्पेशलिटी जो आपका जो हॉस्पिटल है उसमें होना चाहिए। दिक्कत है वहां पे स्टाफिंग की, रहने नहीं दिया गया। हमारे लंबे संघर्ष के बाद, आपको कोविड के दिनों की मैं बता रहा हूँ, 15 डॉक्टर्स को यहाँ से डेपुटेशन पे सोलन भेज दिया गया, जबकि किन्नौर के अंदर कोविड अपने चरम पे था, आपको याद हो। तो एक साथ 15 हमारे किन्नौर के डॉक्टर्स को सारे हॉस्पिटल खाली करके सोलन में डेपुटेशन पे भेज दिया गया और किन्नौर के लोगों की जो जान है उसको जोखिम में डाला गया। ऐसी गलत नीतियां यदि आएगी तो मैं आपको याद दिला रहा हूं, जवाब तो अपने दीप ज्योति जी बहुत बेहतर तरीके से विधायक जी ने लंबा संघर्ष करके जी 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 पहली बात तो ये है कि जहां तक मेरे ख्याल में 15 डॉक्टर नहीं 10 डॉक्टर थे कि जिन्हें कोविड के दौरान यहाँ से बाहर भेजा गया था। और उस समय भी इस विषय को लेके एक वीडियो भी बनाया था, सूरज जी ने अपना पक्ष रखा था उसमें, और हमने भी ये कहा था कि इसका जो रीजन था वो ये था कि कोविड महामारी के चलते सरकारों को एक प्रोटोकॉल फॉलो करना था, और ज्यादा इसमें डीपली तो डिपार्टमेंटल ही बता सकता है, लेकिन जिसमें से 2 डॉक्टर्स जीत लिए गए थे और बाकी 8 डॉक्टर्स जो थे उन्हें प्रोटोकॉल के मुताबिक यहाँ से कोविड महामारी, इसमें ये नहीं था कि किन्नौर को लोगों को परेशान करने के लिए उठाया गया था, लेकिन सूरज जी ने एक वीडियो के माध्यम से भी बताया था कि उन्होंने एक प्रोटोकॉल के माध्यम से यहाँ से कोविड महामारी, एक बात हमें समझनी होगी कि ये जो कोविड महामारी आई है इसने हमारे कई सालों के अनुभवों को, हमारे आर्थिक मानसिक स्थिति को हिला के रख दिया। तो मुझे नहीं लगता कि कोविड महामारी के समय जो भी निर्णय लिए गए हैं इसमें किसी पर्टिकुलर पार्टी को हिट करना चाहिए, क्योंकि हम इतनी बड़ी महामारी से निकलकर सामने आ गए। पहली बार हमने किसी महामारी का इस तरीके से सामना किया, और इस समय में पैसों का, मुलाजमियों का और ट्रांसपोर्टेशन का एक स्टेट से दूसरे स्टेट, दूसरे स्टेट से तीसरे स्टेट में पलायन हुआ है। और वो जनता की, ऐसा तो है नहीं कि 10 डॉक्टर को कहीं पिकनिक मनाने के लिए भेजा था, लेकिन वो भी आम जनता और लोगों की भलाई के लिए उनकी सेवा। दीप ज्योति जी, आपको भी रोकना चाहूंगी मैं। एक बार आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ, लोगों के कमेंट आ रहे हैं, कृपया करके आज तक जैसा माहौल ना बनाए। हम धीरे धीरे करके बातचीत में आएंगे। ये जो आप जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता के पास जाती हूँ तो वो बीजेपी के प्रवक्ता की जो बातें हैं उसका रिप्लाई कर रहे हैं, जो फिर बीजेपी के प्रवक्ता के पास जाती हूँ तो कांग्रेस का, तो थोड़ा सा इस वापिस आते हैं स्वास्थ्य जो मुद्दा है इस पे रिक्वेस्ट है आप सभी से। तभी एक मुद्दा जो है लंबा नहीं खींचेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। जो कमेंट्स आते रहते हैं जी सर, मैं इस पे थोड़ा दोबारा लाना चाहूंगी। जो स्वास्थ्य का मुद्दा है इस पे हमें थोड़ा सा और टाइम देने की जरूरत है। तो हमें अब ये सोचना चाहिए कि ऐसा क्या करे जो ये 2 अस्पताल है, चाहे क्षेत्रीय अस्पताल रिकांगपिओ हो, चाहे ये अपना जिंदल अस्पताल छोल्टू हो, वहां पे क्या हम करें जिससे डॉक्टर यहाँ पे आए। जो हमारे किन्नौर के जो भी बच्चे हैं, स्टूडेंट है, जिन्होंने पढ़ाई की है डॉक्टरी की, कि वो अपना पहला प्रेफरेंस किन्नौर को दे। हम कुछ ऐसा प्रयास कर सकते हैं कि वो यहाँ किन्नौर में आए और किन्नौर के हॉस्पिटलों में सेवाएं दे और यहाँ के लोगों के दुखों से वो जुड़े। हमें इस तरह का प्रयास करना चाहिए। समीक्षा जी, मैं बस एक दीप जी, इसके साथ में आप कमेंट्स पढ़िए। दीप सर, आपके लिए कमेंट्स, 1 सेकंड, कमेंट्स भी आया हुआ है दोनों दलों से कि JSW को गवर्नमेंट अंडरटेकिंग लेकर इसे जो है सेंटर को बना, मतलब गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में कहे तो बेहतर रहेगा JSW को। ये जो दीपिका बिष्ट जी का है इसको थोड़ा ध्यान से पढ़े सर। JSW को जो है किन्नौर के जो है उसमें लाया जाए, अंडरटेकिंग किया जाए गवर्नमेंट के अंडर में, क्या जो है सरकार करेगी। बिल्कुल, मैं इसमें थोड़ी सी मैं राजनीति के पॉइंट मैं एक इसमें अपनी राय देना चाहूंगा
कि इनकी बिल्कुल सही बात है कि एक ट्रॉमा सेंटर बनाया जाए जहां पे बड़े से बड़े, किन्नौर में बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं और रामपुर या शिमला पहुंचने तक मैक्सिमम जो विक्टिम्स हैं उनकी डेथ हो जाती है। मैं राजनीतिक बातों को छोड़ के एक सुझाव देना चाहूंगा कि जिला किन्नौर में, जो भी हमारा जिला किन्नौर ट्राइबल क्षेत्र में जितने भी डॉक्टर्स आते हैं, पहली तो बात यहाँ पे हर तरह का स्पेशलिस्ट रखा जाए और एक कानून इस तरह का बनाया जाए, आने वाली सरकार जो भी आती है, कि भाई जिला किन्नौर में जो भी डॉक्टर आते हैं उनका ट्रांसफर कम से कम 5 सालों तक कहीं बाहर ना किया जाए। और जो ये जेएसडब्ल्यू की बात आ रही है कि यहाँ पर एक ट्रॉमा सेंटर बनाया जाए, तो ये बहुत ही अच्छा सुझाव है। इसके लिए मैं राजनीतिक दलों को ना इसमें उनका किसी पे उंगली ना उठाते हुए मैं यही करूंगा, हम सब जोर लगा के किन्नौर में, क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, एक ऐसा हॉस्पिटल बनाया जाए या उसको गवर्नमेंट अंडरटेकिंग किया जहां पर ओनली एक्सीडेंटल और इमरजेंसी केसेस को रामपुर और चंडीगढ़ की उस लेवल का यहाँ पर ट्रीटमेंट मिल सके। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये बात दीप ज्योति सर टोकना चाहूंगा, बनाएगा कौन, आपकी सरकार या कांग्रेस सरकार या फिर कोई अन्य सरकार को हमारे को वेट करना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहता हूँ हमारी सरकार आए तो हम इस बात के लिए हमें धरने पे बैठना पड़ेगा। जी आप ही की सरकार है, वर्तमान में हिमाचल में आप ही की सरकार है और किन्नौर भी आपकी सरकार संभाल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन किन्नौर में मैंने जैसा आपसे बताया कि किन्नौर में अभी तक हमारे सूरत नेगी जी के हाथ कहीं ना कहीं बंधे हैं और उनके पास इतनी पावर्स नहीं है कि वो इस तरह के डिसीजन ले सके। तो मेरा ये कहना है कि मैं ये कहता हूँ चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, ये जो एक्सीडेंटल वाला मुद्दा है जिससे हमारे किन्नौर के भाई बहन हर दूसरे तीसरे दिन मरते हैं, अगर कांग्रेस की सरकार आई तो हम उनसे ये निवेदन करना चाहेंगे सबसे पहला काम ये करें। बोलिए सर, आप सर इसको प्रतिक्रिया दीजिए सर, हमारा भी यही काम है, इसको प्रतिक्रिया दीजिए। तो राम भगत जी, मैं संक्षेप में हमारे भाजपा के मित्र और छोटे भाई दीप ज्योति की बातों को थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ उस पर बहस करना चाहता हूँ, पर जो सही कहा समीक्षा जी ने कि जो स्वास्थ्य का जो विषय है ये बहुत ही गंभीर विषय है। और सही कहा कि रीजनल हॉस्पिटल के होते हुए और छोल्टू में जो कंपनी का जो आपका हॉस्पिटल है, जिंदल जो हॉस्पिटल है, संजीवनी जो है, उसके होते हुए हमारे लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित क्यों रहना पड़ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, समीक्षा जी को बताना चाहूंगा कि चाहे वो छोल्टू का जो अस्पताल है या फिर रीजनल हॉस्पिटल है, कहीं ना कहीं इनकी जो क्रियान्वयन है, इनका जो संरक्षण है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, रीजनल हॉस्पिटल में डायरेक्टली गवर्नमेंट करती है और छोल्टू वाले में यदि सरकार की इच्छा शक्ति अच्छी हो, यदि इस वर्तमान सरकार की इच्छा शक्ति है तो वो, क्योंकि वो परियोजना का जो मेमोरेंडम बनता है, जब इस तरह के प्रोजेक्ट बनते हैं उनके साथ, जब इस तरह की हॉस्पिटल निर्माण के लिए जो आपको मेमोरेंडम साइन हुआ होगा, तो उसमें ये क्लियर है कि स्थानीय लोगों के हितों से बढ़कर परियोजनाओं की जो भी संस्थानें होती है उनका कोई और अपना पर्सनल एजेंडा नहीं होता है और इनके क्रियान्वयन में, इनके कार्यशैली में सरकार का पूरा हाथ होता है, पूरा उस पर अंकुश लगाया जा सकता है। अब ये निर्भर करता है कि जो सत्तासीन सरकार है उसकी इच्छा शक्ति कितनी स्ट्रांग है। जहां तक छोल्टू की बात है, अब छोल्टू हॉस्पिटल को हम लोगों ने लंबा संघर्ष करके इस सरकार से, अभी कोविड के दौरान कई दिन हमने इस पर संघर्ष किया, धरने दिए, बात पहुंचाई कि ये जो परियोजना का जो अस्पताल है बिल्कुल खाली पड़ा है, आप आयुर्वेदिक हॉस्पिटल को कोविड सेंटर बना रहे हो या फिर किसी सराय भवन को कोविड सेंटर बना रहे हो। हमने तब इनसे निवेदन किया था सरकार से कि इस छोल्टू जो हॉस्पिटल है इसको कोविड सेंटर बनाया जाए, कोविड केयर सेंटर वहां बनाया जाए और बेहतरीन लोगों को सुविधाएं मिलनी थी, लेकिन लोगों को भेज दिया उर्नी, लोगों को भेज दिया पीओ के सराय भवन में। तो कहीं ना कहीं जो छोल्टू अस्पताल का जो प्रबंधन है उसके ऊपर वर्तमान सरकार की कोई उसके ऊपर अंकुश नहीं है और इसी वजह से आज वहां पे सुविधाओं का अभाव लोगों को मिल रहा है। जी 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 केसर नेगी जी, इस विषय पे मैं भी कहना चाहूंगी, कहीं ना कहीं ये जो स्वास्थ्य के जो विषय अभी हम सबके सामने है, उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसका समाधान तो करना वर्तमान सरकार का काम बनता है और वर्तमान सरकार को इसके
विषय में सोचना चाहिए कि किन्नौर के मैं अंदर समीक्षा जो जी समस्याएं हैं आपकी बात से जी, बिल्कुल लेकिन सहमत साथ हूँ, ही साथ बिल्कुल किन्नौर सहमत के हूँ। अंदर जी केसर जी, साथ ही साथ किन्नौर के अंदर अभी कांग्रेस की सरकार है, हमारे विधायक जगत सिंह नेगी जी है, तो मुझे लगता है कि यही हमारे किन्नौर का दुर्भाग्य है आज के समय में। सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है, यहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है और इस अलग-अलग गवर्नमेंट में सिर्फ पिस रहा है तो किन्नौर का आम आदमी, किन्नौर की जनता। क्या मैं ऐसा करें हम जिससे कि हम किन्नौर के लोगों का विकास हो, समाधान हो? जी, बोलिए। समीक्षा जी इसका बहुत बहुत छोटे शब्दों में मैं दिनेश आपको जी बहुत कुछ कहना चाहते हैं? दिनेश जी से सटीक हम दिनेश जी के और पास जाएंगे। क्लियर दिनेश जी सर आप हाँ, कुछ ये कहिए। जो जी मैं रामू अच्छा ठीक है। हॉस्पिटल की जो बात आई, जो मुद्दा आया अभी कि इसे गवर्नमेंट अंडरटेकिंग करना चाहिए, इस पर मैं कहना जी चाहता हूँ, यदि सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। सरकार जी के हाथ में तो सब कुछ है। तो मैं इतना इसमें जी जरूर कहना चाहूंगा, सरकार में बैठे हुए प्रतिनिधि यदि पूंजीपति के सामने नतमस्तक रहे तो ये काम होना संभव नहीं है, वो चाहे सरकारी जो भी हो। जी हमने देखा है अनिल जी कि आप कुछ संरक्षण कहेंगे? में अनिल सर आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल। जो स्वास्थ्य का मुद्दा आया है, आज किन्नौर के जो आदिवासी लोग हैं, यहाँ से रामपुर तक जाना पड़ता है अपना इलाज करने के लिए। वैसे सरकार ने आज तक जो भी जोर दिया है, मंदिरों में जोर दिया है, मंदिरों में करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किया है और स्वास्थ्य पे जोर नहीं दिया है। स्वास्थ्य पे यहाँ रिकुंपियो में उपकरण लाए हैं, वहां पे टेक्नीशियन नहीं है। ये गलती किसकी है? सरकार की है। जी राम भगत जी मैं जी आप कहिए सर। मैं मैं जवाब थोड़ा दे सा दूं। दीप ज्योति सर सवाल ये है, मेरा टेंट और डीजे का व्यवसाय है। किन्नौर में टेंट डीजे का व्यवसाय करता हूँ और केबल ऑपरेटर का भी काम करता हूँ। मेरे पूरे किन्नौर में पूरा एक्सपीरियंस के अनुसार ये कहता हूँ, मैं जगह जगह किन्नौर में गया हूँ, तो आपको मैं बता रहा हूँ पूरा किन्नौर मैंने देख चुका हूँ अच्छी तरह से ग्राउंड में। लेकिन ये सत्य है, हमारे जो मंदिर जो किन्नौर के होंगे आलीशान होंगे, शाही मतलब बहुत बेहतरीन तरतीब से बनाए होंगे, लेकिन जो है हॉस्पिटलों की जो है और शिक्षा पर जो है ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। इस पर जो है हमारे गांव वाले के भी, जो हमारे गांव है उनकी भी कमियां रही है और सरकार की भी कमियां रही है। तो ये आपको बताना चाहता हूं कि क्या ये भविष्य में भी आप लोग, क्या ये लोगों को आप प्राथमिकता देंगे जिस प्रकार से कोरोना काल में हमने झेला है, ये डॉक्टर और जो वैक्सीन के लेकर कितनी हमने असुविधाएं झेली है, और हमारा इंडिया इतना पिछड़ गया है ये टेक्नोलॉजी में, तो इसलिए शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जो है हमारी सरकार को आगे आना पड़ेगा। क्या भविष्य में हॉस्पिटलों में किन्नौर में जो है सरकार जो भी आएगी ध्यान देगी क्या? बिल्कुल, मैं इस बात का आश्वासन देखता हूं। देखिए कि एक जो चैनल होता है जो सेंटर से होके, स्टेट से होते हुए आपके बूथों तक, आपके पंचायतों तक, आपके एमएलए के होते हुए पहुंचता है। हम कितनी भी कोशिश कर ले, हम कितने में एक दूसरों पे इल्जाम लगा दे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा सिटिंग एमएलए नहीं होना इस विकास धारा को कहीं ना कहीं बीच में रोकता है। तो इसलिए मैं आम जनता से निवेदन भी करना चाहूंगा और आम जनता को यह आश्वासन भी देना चाहूंगा। देखिए कहीं ना कहीं हम आज की सरकार को कितना ही कोस ले, हम ये जानते हैं कि जब से ये देश बना है, इस देश का टाइम जो 70% पीरियड कांग्रेस ने, चाहे वो प्रदेश में हो चाहे वो केंद्र में हो, कांग्रेस ने इस देश को 70% तक इस देश तक चलाया है। और इस देश में जो भी मूलभूत सुविधाएं आम जनता के पास नहीं है, कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा कारण वो सरकार रही है जिसने मैक्सिमम समय इस देश को चलाया है। इस देश को जिस सरकार ने 70 साल तक चलाया है, कहीं ना कहीं जब एक बच्चा बड़ा होके एक बच्चा सक्सेसफुल नहीं हो पाता तो बच्चे की गलती तो है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके माँ बाप की भी गलती है जिसने उसे पैदा करने के बाद पाल पोस के बड़ा किया। तो मेरा कहना सिर्फ यही है, भारतीय जनता पार्टी तो अभी अभी सत्ता में आई है और हमने इतना बदलाव ला के दिखा दिया है कि पूरे विश्व में आज भारतीय जनता पार्टी का और नरेंद्र मोदी जी का डंका बजता है। जिस देश के प्रधानमंत्री को लोग देख के भी अनदेखा करते थे, आज डोनाल्ड ट्रंप जैसे प्रधानमंत्री, पुतिन जैसे प्रधानमंत्री उस प्रधानमंत्री से हाथ मिलाने दूर दूर से चले आते हैं। ये हमारे आदरणीय दिग्विजय जी, आदरणीय ज्योति जी, मैं ये सिर्फ किन्नौर के मुद्दों पर आऊंगा और इसी डिबेट को यहाँ अभी फिलहाल खत्म कर रहा हूँ। जो आपका शिक्षा के मुद्दे हैं, आपकी सरकार में हम देखेंगे कि स्वास्थ्य पर क्या क्या योजनाएं होगी, हम देखेंगे। अगला सवाल आ रहा है, मैं सीधा सा जवाब देता हूं आपको
केंद्र से, राज्य से होते हुए, एमएलए से होते हुए एक विकास की धारा है जो हर बूथ तक पहुंचेगी। ये हमारा इस बार का हमारा लक्ष्य है। और हमने ये जो हमारी राजनीति अभी पंचायती इलेक्शनों की चल रही है, सिर्फ राजनीति रिजल्ट तक है। रिजल्ट के बाद हमने सबका साथ सबका विकास, हमने ये हमारी धारणा लेके चल रहे हैं। आपके लिए सवाल आया है, आपके लिए ध्यान दीजिएगा कि जिला किन्नौर में 10,000 से ज्यादा नोतोड़ केस पेंडिंग है। भाजपा प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कि सरकार की लोग नोतोड़ दिलाने के लिए क्या कर रही है और क्या। जी, मैं एक लोगों को बिल्कुल साफ सी बात बताना चाहता हूं जो मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होगा नोतोड़ के बारे में। मैं ये नोतोड़ ना कभी बंद हुआ था, ना कभी बंद होगा। नोतोड़ का अधिकार आपको भारत का संविधान देता है। आपके डॉक्यूमेंट्स अगर पूरे हैं, आपके जो नॉर्म्स, एफआरए के नॉर्म्स और आपके जो नॉर्म्स पूरे हैं, नोतोड़ कभी बंद हुआ ही नहीं था, ना कभी बंद होगा। अगर आपके नॉर्म्स और आपके कंडीशन पूरे हैं तो आप नोतोड़ के लिए जब मर्जी अप्लाई करें। अगर संबंधित तहसीलदार या संबंधित विभाग आपको ये कहता है कि नोतोड़ बंद है, आप नोटिफिकेशन की कॉपी मांग लीजिए और आप कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन नोतोड़ के मामले में जो हमेशा से लोगों को गुमराह किया जाता है वो गलत है। नोतोड़ में चाहे सरकार कोई भी रही हो, नोतोड़ का मामला मैं जवाब देना चाहूंगा। बताएं सर। बिल्कुल मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मैं काफी शांत रहकर के मैं सबको सुना मैंने, और मुझे थोड़ा समय दें क्योंकि काफी सारी बातें निकल गई है और मुझे जवाब देने का मौका नहीं मिला। सबसे पहले तो ये जो विषय था कि किन्नौर का दुर्भाग्य है, समीक्षा जी कह रही थी कि यहाँ किन्नौर जो क्यों फंस गया है कि विधायक कांग्रेस का है और सत्ता में भाजपा है। मैं समझता हूं कि ये दुर्भाग्य किन्नौर के लोगों का नहीं है, ये दुर्भाग्य आने वाली पीढ़ी के लिए है। यदि यही चलन चलता रहा, आप देखेंगे कि किन्नौर के अंदर किन्नौर की जनता ने एक काम को तवज्जो देते हुए, विकास को तवज्जो देते हुए, जो 40 सालों का रिकॉर्ड था, एक आपको याद दिला दूं 1982 के बाद कभी भी किन्नौर के अंदर किसी नेता को दोबारा सत्ता में लगातार 2 बार जीतने का मौका नहीं मिला है। ये कीर्तिमान श्री जगत सिंह नेगी को 2017 में हासिल हुआ है। तो कहीं ना कहीं लोगों ने काम को तवज्जो दी है। अब रही बात सत्ता में होने का और किन्नौर के विधायक की बात का नहीं चलने का, जो मलाल हम पेश करते हैं, हमारे एक काबिल दोस्त कह रहे हैं कि सारा काम जो है किन्नौर में विधायक के हाथ होना चाहिए या विधायक को करना चाहिए क्योंकि चैनल जो है विधायक है। ये बात सही है कि किन्नौर एक जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का होता है उसके पास कुछ संवैधानिक शक्तियां प्राप्त होती हैं, लेकिन क्या आपको नहीं मालूम कि 17 में जब आपकी सरकार आई 18 से किन्नौर के विधायक को जितनी भी जो मंच है, जो भी संवैधानिक शक्तियां किन्नौर के विधायक की है, उसको कमजोर करने की भरपूर कोशिश की गई। हमारे किन्नौर जो जनजातीय जिला है, इन जिलों में पिछले 40-50 सालों से एक ट्रेंड चला था कि जनजातीय जिलों के विकास हेतु, चाहे वो लाहौल स्पीति है, चाहे किन्नौर है, पांगी बरमौर है, यहाँ की जो स्थानीय परियोजनाएं हैं, जो समितियां हैं, उनकी अध्यक्षता स्थानीय विधायक को दी जाती थी ताकि वो स्थानीय विधायक स्थानीय मुद्दों को ज्यादा उसका सरोकार स्थानीय मुद्दों से होता था, स्थानीय मुद्दों को ज्यादा बेहतर समझ सकता है। इस विचार के साथ, इस सोच के साथ स्थानीय मुद्दों की देखरेख के लिए, अच्छे विकास के प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन के लिए विधायक को पीएससी जैसी, लाड़ा साड़ा जैसी जो स्थानीय परियोजना है उनकी अध्यक्षता दी जाती थी। लेकिन भाजपा ने क्या किया, किन्नौर के विधायक से ये सारी अध्यक्षताएं छीन ली और आपका लाहौल स्पीति में क्योंकि भाजपा के विधायक हैं तो वहां सारी चीजें वही हैं, सारी चीजों की अध्यक्षता वहां के एमएलए है। लेकिन किन्नौर के साथ क्या हुआ कि किन्नौर के विधायक को इन सारी जो स्थानीय जो परियोजना जो समितियां हैं इनकी अध्यक्षता से उनको वंचित रखा गया। और इसी का मैं समझता हूं दुष्परिणाम है कि स्थानीय ग्राउंड पे, धरातल पे आज के डेट में भाजपा सरकार को आज 3 साल पूरे हो गए हैं। आप मुझे बताइए, एक नया बिल्डिंग कहीं पे मुझे सुना दीजिए किन्नौर में कहीं बनी है? 1 किलोमीटर रोड कहीं बना है अभी तक जिसका 3 साल के अंदर आपने शिलान्यास करके उद्घाटन करके जनता को समर्पित किया हो? आप मुझे बताइए विकास के नाम पे कौन सी एक चीज है जो आप गिना सकते हैं? मान लेते हैं 2020 आपका कोविड की वजह से खत्म हो गया, 2018-19 आपके पास था, पर आप ये एक आम आदमी खुद सोचे जरा कि विकास की दृष्टि से किन्नौर में एक उपलब्धि हमारी जो भाजपा सत्तासीन जो पार्टी है वो बताए। और विधायक को मैं समीक्षा जी को बताना चाहूंगा,
कि एक निर्वाचित विधायक को केवल और केवल राजनीतिक द्वेष की वजह से उनकी शक्तियों से वंचित रखना, उसको हर जगह पे उसको तिरस्कृत करना या उसको दरकिनार करना, ये कोई अच्छी चलन नहीं है। मैं समझता हूं विधायक से ज्यादा, कांग्रेस के लोगों से ज्यादा ये तकलीफ किन्नौर के लोगों को होना चाहिए कि उनके द्वारा जो चुना गया जनप्रतिनिधि है, उनका जो जनमत है, जो लोकतंत्र ने उन्हें जो अधिकार दिया है अपना प्रतिनिधि चुनने का, उसको जब चुन के भेजा गया और सरकार केवल राजनीति की वजह से, राजनीतिक द्वेष की वजह से उसको कमजोर करता है, उनके जनप्रतिनिधि की शक्तियों को कमजोर करने की चेष्टा करती है, तो मैं समझता हूं कांग्रेस को दिक्कत जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा दिक्कत किन्नौर के आम जनमानस को होनी चाहिए कि उनका प्रतिनिधि और उनके जनप्रतिनिधि को शक्तिहीन करने की कोशिश की जा रही है। जी जी बताइए जी। और साथ साथ दीप नेगी जी, दीप ज्योति जी, समीक्षा जी, आप कुछ सवाल रखेंगे? कुछ आपके पास सवाल हो तो जरूर रखें। जी, मेरे पास सवाल बहुत सारे हैं। ऐसे तो समय निकलता जा रहा है और हम मुद्दे हमारे भटकते जा रहे हैं। शिक्षा की बात हो गई यहाँ पे, और स्वास्थ्य की बात हो गई। तो बात अब ये जो परियोजनाएं हैं, विद्युत परियोजनाएं जो आज हमारे किन्नौर को बहुत ज्यादा नुकसान कर रही है, इसके लिए मुझे लगता है आज किन्नौर की जनता को एकजुट होने की जरूरत है। अगर हम इस वक्त भी एकजुट नहीं हुए तो एक समय शायद किन्नौर के बहुत गाँव को विस्थापन की समस्या झेलनी पड़ेगी और उस दिन हमारे हाथ में पछतावा के सिवा कुछ नहीं होगा कि समय रहते हमने इन कंपनियों पे नकेल क्यों नहीं कसा। सरकार इन कंपनियों को इतनी ज्यादा शक्तियां ना दे कि वो हम लोगों का, हमारा ही सब कुछ यूज कर रहे हैं और शोषण भी वो हमारा ही कर रहे हैं। इस पे आप सभी इस चर्चा में आइए, इस पे बात कीजिए, ताकि जो लोग जुड़ रहे हैं वो भी कमेंट करके बोल रहे हैं कि ये बीजेपी कांग्रेस की बातें छोड़िए, कुछ किन्नौर के विकास की बातें कीजिए। दिनेश सर जी, दिनेश सर ये बताइए आप, जो हमारा जो कंपनी का अधीन हो चुका है पूरा किन्नौर, तो हमारे को रॉयल्टी कब मिलेगी? अभी रॉयल्टी लेना रह गया बाकी, आप कुछ बताएंगे? सर बिल्कुल, रॉयल्टी का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं इस विषय पर करना चाहता था बात, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा नौतोड़ के विषय पर बात करूंगा। थोड़ा डिबेट थोड़ा बढ़ गई थी, तो इसमें जो दीप ज्योति जी ने जो कहा कि भाई नौतोड़ ना तो बंद हुआ था ना बंद है, इस पर मैं एक ये कहना चाहूंगा, एक्चुअल में जो पिछली गवर्नमेंट के समय में नौतोड़ के जो पट्टे मिले वो 98 से पहले वालों को मिले, 99 के बाद के सारे अभी भी जो है नौतोड़ पेंडिंग पड़े हैं जी। और दूसरा, एफआरए में जो लोगों ने फाइलें तैयार की, मैं खुद भी एफआरए में रहा हूँ, एफआरए में मैंने काम किया हुआ है, तो उसमें मैंने लगभग 104 लोगों को जो है फाइलें चेक करके खुद मैंने जो है पर्चियां दी है उन्हें। और जिला किन्नौर में एफआरए आज तक लागू नहीं किया गया, जबकि लाहौल स्पीति में लागू हो चुका है, ये चंबा में लागू हो चुका है। लेकिन जिला किन्नौर में कारण क्या है कि एफआरए लागू नहीं हो रहा है, और नौतोड़ के जो केस पेंडिंग है वो पेंडिंग ही पड़े हुए हैं, 99 के बाद पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो इस पर मैं कहना चाहूंगा सरकार, दीप किरण जी जवाब दें आप इस पर। आपने कहा कि नौतोड़ बहाल है तो, लेकिन इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, आप बताएंगे? सरकार जागरूक क्यों नहीं कर रही है? सरकार पीछे क्यों हट रही है? लोगों को क्यों नहीं बता रही है कि नौतोड़ आओ, ले और पाओ? जी, मैं वही बताना चाहूंगा आपको। नौतोड़ का मुद्दा एक ये लॉलीपॉप बन गया है जो हर सरकार आती है और आम जनता को, इसमें पार्टीबाजी नहीं करता, जब भी कोई भी सरकार आती है तो वो आम जनता को नौतोड़ के लिए भाई गुमराह करती है। तो इस बार ये नौतोड़ का मुद्दा जगत सिंह नेगी जी भी सामने लेके आए हैं और सूरत नेगी जी का भी ये कहना है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम नौतोड़ के मामले को जड़ से ही खत्म कर देंगे। अब इस मामले में जो ये कह रहे हैं कि पिछले 98 के बाद का जो लोगों को पट्टे नहीं मिले हैं या लोगों के नौतोड़ बहाल नहीं हुए, इसमें मैं सिर्फ एक सरकार या किसी व्यक्ति विशेष को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं समझूंगा। लेकिन हाँ, चिंता का विषय है और किन्नौर के लिए, लोगों के लिए बहुत जरूरी है ये नौतोड़, क्योंकि कई तो बिल्कुल लैंडलेस है और कई जिनको बहुत सख्त जरूरत है। तो मैं पिछली बातों को ना कुरेदते हुए आम जनता को ये आश्वासन देना चाहूंगा कि आने वाली सरकार में नौतोड़ का मुद्दा, चाहे मेरी सरकार बने चाहे किसी और की सरकार बने, मैं खुद सड़कों तक जाने के लिए तैयार हूं, चाहे अपने सरकार के विरोध में ही जाना पड़े। लेकिन सबसे पहला मुद्दा जो है, एक लाइन में कुछ जरूर कुछ बोलना चाहूंगा। रामभगत जी, बस मैं एक, समीक्षा जी माफी चाहूंगा, पर मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा। बहुत अच्छा लगा कि हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने कहा रामभगत नेगी जी, मेरे फोन में कुछ समस्याएं आ रही है, मैं थोड़ी देर के लिए आपसे इस डिबेट से थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए
कोई दिक्कत हटना नहीं, कोई चाहूंगी दिक्कत क्योंकि नहीं। फोन में समस्या है। जी, आप लोग अपना डिबेट हाँ, जी, शुरू रखिए। राम भगत जी, मैं जी कह जी रहा जी था और मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने संघर्ष करने का अपना आश्वासन दिया, लेकिन मैं भाई जो दीप ज्योति को बताना चाहूंगा कि ये जो नौतोड़ है, ये नौतोड़ का विषय बहुत गंभीर है किन्नौर के लिए और बहुत जरूरी है और इसको समझना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल और इसको एक ऐसा नहीं है कि कोई चुनावी शगुफा किसी ने फेंका है। मैं आपको याद दिला दूं कि नौतोड़ किन्नौर में पहले मिलते थे, ये बंद हुआ आपके भाजपा के शासन में। और कैसे बंद हुआ मैं आपको बताना चाहूंगा। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो आपका एफसी है 1980 है, इसका हवाला देकर नौतोड़ को बंद किया गया। और पिछली सरकार में क्या हुआ मैं आपको बताता हूं, इसका क्रेडिट कोई नहीं ले रहा है, ठीक है, क्योंकि नौतोड़ है ट्राइबल एरिया में। जो आपका हमारा जो लैंड एक्विजिशन जो एक्ट है हमारा जनजातीय जो क्षेत्रों में पूरे देश के अंदर, हमारे संविधान में वो अनुच्छेद बने पड़े हुए हैं। जो पैरा 5 है हमारा संविधान का, वो हमारे इन अधिकारों को सुरक्षित रखता है जो जनजातीय जिलों में, जनजातीय क्षेत्रों में, कि आपका जो जमीन है वो जमीन कैसे सुरक्षित रहे आप, और जो जो वन है, वन को आप कैसे, वो जो आपका एफआरए है, जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है, उसके माध्यम से आप नौतोड़ कर सकते हैं। 2017-18 में, सॉरी 16-17 में माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी ने तत्कालीन राज्यपाल को एफसीए 1980 का हवाला देते हुए और जो हमारा संविधान का जो पैरा 5 है उसका हवाला देते हुए, जिसके तहत राज्यपाल को एक विशेष शक्तियां दी जाती है, खास करके जनजातीय इलाकों में जिन शक्तियों का इस्तेमाल राज्यपाल कर सकता है उन क्षेत्रों के लोगों के हित के लिए, उस विशेष शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए माननीय राजा साहब ने इनको अनुरोध किया। विधायक श्री जगत सिंह नेगी जी इस कमेटी के हेड थे और उन्होंने संविधान के इन सारे अनुच्छेदों का हवाला तत्कालीन राज्यपाल को दिया। तब जाकर के एफसीए 1980 को 2 साल के लिए निरस्त किया गया, उसको निलंबित किया गया और दिसंबर 2018 तक के लिए एफसीए को हटाया गया। तब जाके आपको नौतोड़ की प्रक्रिया को सरल किया गया, उसको शुरू किया गया। और उसी के तहत 2017 में हमने 451 लोगों को पट्टे बांटे रिकोम्पियो के अंदर। पूरी एफआरए एफसीए सारी क्लियरेंसेस करने के बाद 451 लोगों को हमें पट्टे बांटे, जिनमें से कईयों को अब मालिकाना हक मिल चुका है। लेकिन आपको मैं हमारे जो काबिल दोस्त और भाजपा के प्रवक्ता को मैं याद दिलाना चाहूंगा, शायद उनको इस वक्त याद नहीं होगा, आपके जो सत्ता जैसी यहां बदल गई और भाजपा शासन में आया, भाजपा के जिला अध्यक्ष विनय नेगी और महामंत्री महेश्वर नेगी ने कि अपने भाजपा के लेटर हेड पर तत्कालीन उपायुक्त किन्नौर गोपाल चंद को लिख कर दिया कि ये नौतोड़ जो है इसमें पक्षपात हो रहा है, ये कांग्रेसियों को जला जा रहा है, इसलिए इसको तुरंत रोक लगाई जाए, जिसकी कॉपियां हमने पूरे किन्नौर में बांटी थी। तो मैं समझता हूं विचारों में इतना विरोधाभास नहीं होना चाहिए। एक तरफ आपकी अपनी पार्टी इसको रोकती है और आप कह रहे हैं कि सूरत नेगी जी इस पे संज्ञान ले रहे हैं और काम कर रहे हैं। हमारा कहना यह है कि नौतोड़ कांग्रेस बीजेपी का विषय नहीं है। नौतोड़ किन्नौर के हर जनजातीय जिला के हर इंसान को मिलना चाहिए और उसमें हम सबको एक मिलकर प्रयास करने होंगे, क्योंकि नौतोड़ हमारा हक है और हर इंसान को नौतोड़ मिले, जमीन मिले, खेती कर सके, हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग हो सके, ये कांग्रेस का प्रयास है। और इसको लेके हमने तो एक पूरा 1 महीना हंगर स्ट्राइक किया था किन्नौर के अंदर सारी जगहों पे। तो मैं भाजपा के मित्र से भी निवेदन करूंगा कि आप भी इस दिशा में अपने पार्टी के लोगों को लेकर एक साझे मंच पे नौतोड़ और टीडी जैसे विषयों पर हमारे साथ चले और सरकार को बोले कि इन चीजों को जल्दी लागू करें। जी जी राम भगत जी। जी अब मैं सर जी दीप ज्योति जी कुछ प्रकाश डालेंगे कि आपने कहा कि जब हमारी पार्टी आएगी नौतोड़ खोलेंगे, आपकी पार्टी तो अभी है। चलिए मैं इस पर जिस प्रकार से नौतोड़ पर यहाँ पर एक दोनों पार्टियों का एक ये है कि बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने बताया कि बीजेपी सरकार में इस प्रकार का एक एप्लीकेशन गया था, उसके बाद बंद हो गया। और बीजेपी कहती है कि नौतोड़ बंद नहीं हुआ है, खुला है, लेकिन बंद नहीं हुआ तो फिर आखिर रुका कहाँ है। इस पर
अब हम बहुत ज़्यादा जाएंगे तो लंबा एपिसोड हो जाएगा, लेकिन राजनीतिक दल जो है कहीं ना कहीं अपनी रोटियां सेक रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक प्रतिक्रिया आई है। क्या ये सत्य है? मैं इस पर एक सवाल पूछूंगा, इस पर आप जरूर पढ़े सर, आप लोग सभी। बड़े अफसोस की बात है कि जिला किन्नौर के राजनीतिक दल अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। जिला किन्नौर जहां पूरे भारत के विद्युत आपूर्ति होती है, उसको अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। किन्नौर के राजनीतिक दल को यह मालूम होना चाहिए कि भारत की चाबी आपके हाथों में है। वो पनबिजली पावर प्रोजेक्ट है, इसका भी इस्तेमाल आप लोग नहीं कर पाए। दुर्भाग्य, किन्नौर पर राजनीति बहुत ही दुर्भाग्य है कि हमारे किन्नौर में बहुत सारी परियोजना होकर भी हमारे हाथों में चाबी नहीं है। हम गिड़गिड़ा रहे हैं हर चीजों पर, ऐसा क्यों? राम भगत जी, मैं सिट्टू से पूछूंगा इस पर। सबसे पहले दिनेश जी, इस पर प्रतिक्रिया करें आप। सर, ये जो जिला किन्नौर में इतने सारे पावर प्रोजेक्ट है, इन्होंने जो ये क्वेश्चन किया है, ये जो इन्होंने अपनी बात रखी है, बहुत सही रखी है। जिला किन्नौर के अंदर मैं इतना कहना चाहूंगा, इतनी सारी परियोजनाओं में जो फायदा नहीं मिल रहा है लोगों को, और जो रॉयल्टी है 1% रॉयल्टी जो मिलनी चाहिए सब जगह में, वहां पे नहीं मिल रहा है। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? पहले तो सरकार में बैठे हुए लोग, उसके बाद और जिम्मेदार कौन है? प्रोजेक्ट अफेक्टेड जो एरिया है वहां के जो पंचायत प्रतिनिधि, वो चाहे जिला परिषद हो, वो चाहे बीडीसी हो, वो चाहे पंचायत के प्रतिनिधि हो, वो सभी जो है उस पर मौन क्यों है? हम तो इस चीज पर जो है संघर्ष कर रहे हैं, और हमें सबको एकजुट होकर, हमें सभी को, मैं इसमें यह कहना चाहता हूं, सभी लोगों को एकजुट होकर जो है इसमें आंदोलन करना पड़ेगा, अपनी मांग को रखना पड़ेगा। अदरवाइज हम सिर्फ जो है, हमें कुछ प्रतिनिधि ऐसे हैं, वो चाहे सरकार में बैठे हैं, वो चाहे पंचायतों में बैठे हैं, वो जो अपना जो क्या कहते हैं सेटिंग कर लेते हैं कंपनियों से, और उसके बाद आम आदमी को इसका फायदा नहीं मिल पाता है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जो है आम जनता जब आवाज उठाती है तो बोलते नहीं, ये तो ऐसी फालतू के करते हैं। तो इसमें हमारे जनप्रतिनिधियों की भी कमी है जी, और इसमें हमें 1% रॉयल्टी के लिए, और बिजली की जितनी भी हमारे को, हमें तो यहाँ कुछ भी फायदा नहीं है पूरे किन्नौर के अंदर, ना तो रोजगार का कोई अच्छा ये क्या कहते हैं कोई ऐसा प्रावधान है, और ना ही दूसरा जो है ये क्या कहते हैं जो रॉयल्टी का है वो सारा पेंडिंग पड़ा हुआ है। कंपनियां अपनी मनमानी करती जा रही है पूरे किन्नौर के अंदर, पूरे किन्नौर के अंदर। उसके लिए बांधेगा कौन? वो आम आदमी। ये क्या कहते हैं, पहले तो जनप्रतिनिधि का काम है, लेकिन ये सारा सेटिंगों के तहत जो है जो भी कर रहे हैं, ये सेटिंगों के तहत जो है आम लोगों को ये नहीं मिल पा रहा है। क्या ये बात सत्य है? अनिल जी, आप बताएंगे क्या कि किन्नौर में दोनों राजनीतिक दल जो है कहीं ना कहीं जो है, या पंचायत प्रतिनिधि जितने भी पंचायत चुने जाते हैं हमारे ग्राम सभा में, वो भी अनदेखा करते हैं, और सबकी मिली भगत से जो है ये जो हम कंपनी के अधीन हो जाते हैं, और कोई भी हमारी बात नहीं सुनता है। तो क्या ये सत्य है कि राजनीतिक दल जो है रोटियां सेक रहे हैं, और यहाँ पर जो जितने भी पंचायत है, जो भी आ रहे जा रहे, सभी जो है बस तालमेल बना रहे और विकास को दरकिनार कर रहे? क्या ये सत्य है? जी बिल्कुल सत्य है। ये जब प्रोजेक्ट किसी एरिया में जाता है तो वहां पे स्थानीय विधायक से मिलता है। स्थानीय विधायक कंपनी से जब वार्ता करती है तो ये नहीं पूछता कि हमारे क्षेत्र के लोगों को क्या बेनिफिट देंगे आप। वहां का क्षेत्रीय जो विधायक है वो अपना बेनिफिट पूछता है अपने। यदि अगर अपने क्षेत्र के लोगों को रोजगार का प्रावधान किया जाए, यहाँ पे जो है 15 से 20 पावर प्रोजेक्ट है, सबसे ज्यादा बिजली महंगा हमारे क्षेत्र में है। आवाज आ रही है? हेलो जी आ रही है। राम भगत नेगी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहे जी। सबसे ज्यादा जो है बिजली महंगा हमारे क्षेत्र में है। हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है। समीक्षा जी, आपकी आवाज आ रही है। और जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता साहब ने कहा था कि हमने 454 पट्टे बांटे हैं लोगों को। किलवा गांव का एक केस है, 1996 में 10 अर्जी दिया था नौतोड़ के लिए, उसमें से जो है एक व्यक्ति का जो है सैंक्शन हुआ है, बाकी 9 लोगों का सैंक्शन क्यों नहीं हुआ? नौतोड़ पर अब फोकस नहीं रहेगा। सभी चीजें पता लग गया कि हमारे आदरणीय प्रवक्ता केसर जी एक चीज ये कहना चाहता हूँ, मैं ये चीज कहना चाहता हूँ, बार ये नौतोड़ आम इंसान को जो है, हो रही है, आम इंसान वहां तक नहीं पहुंच रहा है। जो राजनीतिक जिसकी पहुंच है
वो अपना काम निकाल रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, 97 में 5 लोगों ने एप्लीकेशन दिया, उनमें से 4 लोगों का सैंक्शन होता है। ये राजनीतिक जिसकी राजनीतिक पहुंचे उसी का जो है काम होता है, आम लोग जो है वहां पे पीछे जा रहे हैं। रामभगत जी, मैं आपकी बातों को समझ रहे हैं अनिल सर जी। ये अब विषय बता नोटों रहे तो हैं। अब बैंड हो चुके हैं, इस पर प्रक्रिया क्या आगे की सरकार योजना लाती है हम देखते हैं। आगे आगे सवाल आ रहा है। समीक्षा जी, आपके पास कोई और सवाल है? जैसे हमारा रॉयल्टी का मुद्दा रह गया है, रह गया, रोजगार का मुद्दा रह गया है, काफी चीजें हम कंपनियों से हम जी जी बेनिफिट नहीं जी उठा बहुत सके। सारे इस पर सवाल कोई अभी सवाल? रहते हैं। जी 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 मेरा बिल्कुल सीधा सवाल है, जो पहले भी सवाल कुछ इसी मुद्दे पे था, लेकिन ये मुद्दा फिर ये नौतोर तक चला गया। फिर चलो नौतोर के बारे में भी लोग जानना चाहते थे, बहुत सारे लोगों के सवाल आए, शायद उनको अभी तक जवाब मिल गया होगा कि नौतोर का जो मुद्दा कहाँ है, कहाँ फंसा हुआ है, कहाँ से आगे काम चलना है। लेकिन इसके अलावा और भी मुद्दे हैं, जैसे रोजगार का, ये जो हमें रॉयल्टी मिलती है, जो जल विद्युत परियोजनाओं से प्रभावित क्षेत्र है, तो वो रॉयल्टी के नाम पर आज लोगों को नाम मात्र की रॉयल्टी मिल रही है। उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? पार्टी, आप जितने भी पार्टी के प्रवक्ता है, अध्यक्ष है, आप सब कह सकते हो कि क्या कारण है कि आज उन क्षेत्र के लोग जो जल विद्युत परियोजनाओं से प्रभावित है, उनको रॉयल्टी नहीं मिल रही है, उनको मांग करनी पड़ रही है बार बार कंपनियों से कि हमें रॉयल्टी दे दीजिए। तो आप सब सर, अपनी राय इस पे आप रखना कहेंगे चाहते इस हो? पर कुछ? आप कहेंगे सर? रामभगत जी, जी 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 मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। ये जल विद्युत परियोजनाओं का जो विषय जी है, और ठीक है, परियोजनाओं की वजह से किन्नौर या हमारी जो भूमि है, लैंड है, उसको दिक्कत है। आने वाले समय में इसके जी दुष्परिणाम काफी हद जी तक हमें मिलेंगे। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि परियोजनाओं से रोजगार के अवसर बढ़े हैं, हमारी आर्थिकी बढ़ी है। परियोजनाओं ने बहुत सारे रास्ते लोगों के लिए विकास की दृष्टि से खोले हैं, चाहे वो ठेकेदारी हो, संस्थागत आपका रोजगार हो, कंपनसेशन की बात हो, रॉयल्टी हो। आपको याद दिला दूं, आपका हमारा बाबा वैली है। आप बताएं, भौगोलिक जो दृष्टि से और इकोनॉमिक जो इसकी जो कंडीशन पहले कैसे थी, और परियोजनाओं की वजह से ही आज कितने संपन्न वहां के हर घर के लोग हैं, हर घर है वहां का। तो ऐसा नहीं है कि परियोजनाएं सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचा रही है। उस जी जी भौगोलिक फायदे नुकसान भी के साथ साथ, परियोजनाओं के हैं बहुत सारे। जी 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 मैं बहुत वही सारे बता रहा हूँ। लाभ, जी केसर जी, बहुत सारे लाभ है परियोजनाओं के। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समीक्षा जी बस एक मिनट लूंगा आपका। तो मैं वही कह रहा हूँ कि परियोजनाओं के सिर्फ दुष्परिणाम नहीं है, परियोजनाओं ने बहुत सारी सुख सुविधाएं हमें दी है, इस बात को भी नहीं भूलना है। दूसरी बात, जहां तक अब सुविधाओं को हम अर्जित क्यों नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपर रॉयल्टी क्यों नहीं मिल रही है, और परियोजनाएं हम पे हावी क्यों है, ये बहुत सही कहा कि कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि हैं, वो आपकी आवाज कितने दमदार तरीके से परियोजनाओं के साथ कर पा रहे हैं, वो बार्गेनिंग उनके साथ कितनी कर पा रहे हैं, नेगोशिएशन कितनी कर पा रहे हैं। और जब वो नेगोशिएट करते हैं तो जनता के हित को पहले रख रहे हैं या अपने हित को पहले रख रहे हैं, ये विषय हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं उस जनप्रतिनिधि के साथ साथ जो प्रोजेक्ट इफेक्टेड एरिया है, जो आपका जो प्रभावित क्षेत्र की पंचायतें हैं, वहां के स्थानीय लोग हैं, क्योंकि ग्राम सभाओं या ग्राम पंचायतों के एनओसी के बिना तो ये परियोजना चलेगी नहीं। अब कहीं ना कहीं नेगोशिएशन में पहली जो कड़ी है वो पंचायतें हैं, ग्राम सभाएं हैं। तो यदि कहीं पे जनहित को छोड़ करके व्यक्तिगत हित को प्रायोरिटी दी जा रही है, प्राथमिकता दी जा रही है, मैं समझता हूं सबसे पहले ये ग्राम सभाओं के स्तर पे हो रही है, पंचायतों के स्तर पे हो रही है, उसके बाद जाके जनप्रतिनिधि, क्योंकि वो बड़े लेवल की नेगोशिएशन होती है। तो मैं समझता हूं कि परियोजनाओं का बहिष्कार करने के बजाय परियोजनाओं से कितनी ज्यादा हम रिसोर्सेस संसाधन जुटा सकते हैं हमारे हित के लिए, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे वो रॉयल्टी के क्षेत्र में हो, वो कितना हम लड़ सकते हैं, कितने हमारे जनप्रतिनिधि उसके लिए संघर्ष करते हैं, मैं समझता हूँ ये जरूरी है। क्योंकि परियोजनाएं राष्ट्र निर्माण में भी तो काम आती है, यहाँ केवल किन्नौर का नहीं है, परियोजनाएं पूरे राष्ट्र के लिए जरूरी है। हम परियोजनाओं को तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, परियोजनाओं से अधिक सुविधाएं लोगों को मिल सके, रॉयल्टी टाइम पे मिल सके, अच्छी रॉयल्टी दिला सके, ये काम जनप्रतिनिधियों का है। मैं समझता हूँ सारी पार्टियों को उस दिशा में कार्य करने की जरूरत है और संघर्ष करना चाहिए। जी
जी दीप जी, आप कुछ कहेंगे? जी, मैं केसर नेगी जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि एक नया भारत बनने जा रहा है और एक डिजिटल और सक्षम भारत बनने जा रहा है। तो इसके कहीं न कहीं हमें नुकसान भी होंगे और कहीं न कहीं फायदे भी होंगे। तो हमें ये देखना है कि जो नुकसान है, नुकसान से ज़्यादा हमारा फायदा हो, उसी परियोजना को हम लागू करें। अब जैसे कि पू का एग्जांपल देता हूँ, पू में हमारे कई बार कई परियोजनाओं के लिए दरवाजा खटखटाया कंपनियों ने, लेकिन लोगों की एकता, स्थानीय पंचायत और लोगों की एकता कहीं न कहीं ऐसी थी, जब संघर्ष समिति भी बनाया, अपर किन्नौर के लोगों ने बहुत लड़े और उन परियोजनाओं का हमने बहिष्कार किया। तो हमें ये देखना है कि जो परियोजनाएँ आ रही है, उसके लिए जो हमारे युवा लोग हैं, वो कंधे से कंधा मिला के लड़े अपने हक के लिए, अधिकारों के लिए। और जो केसर नेगी जी ने कहा कि भई हमारे जो आला अधिकारी है या जो हमारे वॉइस ऑफ द पीपल है, वो कहीं न कहीं जो इन कंपनियों के मालिक हैं, इनसे इतनी बुलंद आवाज़ में लड़ नहीं पा रहे, तो लोगों की जो रॉयल्टीज़ है और लोगों की कहीं जो उनको मुआवज़ा मिलना चाहिए, वो कहीं न कहीं फँस रहा है। तो मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में, अब अगर मैं पिछली बातों में जाऊँगा तो फिर वो राजनीतिक हो जाएगी कि 5 बार विधायक हमारे कांग्रेस के थे, सरकार जिला किन्नौर में कांग्रेस की थी, उस टाइम पे जो ये परियोजनाएँ बनी, उनके साथ क्यों ऐसे सख्त करार नहीं किए गए या उनके साथ क्यों इस तरीके से इतना उन पे प्रेशर नहीं बनाया गया कि पहले परियोजना शुरू होने से पहले लोगों की ज़रूरतों को और उनके फ़ायदों को देखा जाए। लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ, आज पिछले की नहीं, भविष्य की बात करना चाहता हूँ। आने वाली सरकार कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी की हो, कांग्रेस की हो या अन्य कोई भी सरकार हो, जो जिला किन्नौर हमारी माँ है, हमारे पूर्वजों की ज़मीन है, उसे खोखला किया गया, तो कम से कम उसका भरपाई हमारे नौजवानों को मिले, हमारे अफेक्टेड एरियाज़ को मिले। इन्हीं मुद्दों के साथ हम आने वाला चुनाव लड़ेंगे और ये सब चीज़ें हम करके दिखाएँगे। ये वादा इस मंच से हम करते हैं, क्योंकि ये हमारी मातृभूमि के लिए एक लड़ाई है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। कोई भी सरकार आए, स्थानीय पंचायत, स्थानीय ग्राम सभा, स्थानीय जिला परिषद को लेके चले और किन्नौर की भूमि से अगर कुछ निकल रहा है तो इसका फायदा सबको मिले, मैं ये बात बताना चाहता हूँ। जी, धन्यवाद। सभी राजनीतिक दलों के लिए एक कमेंट्स आया हुआ है, इस पर जरूर ध्यान दें। सभी राजनीतिक दलों से मेरा एक सवाल है, सड़कें मेटल पहले होती है, पुल बाद में बनाई जाती है, जिससे सड़क खराब हो जाते हैं और बार बार उसे ठीक करने का पैसा बर्बाद किया जाता है। जैसे ये समझ जाता है कि कृपया इस पर समझाए। और किन्नौर के लिए सबसे जरूरी स्नो कटर कब तक आएगा? स्नो कटर जिससे सड़क खराब ना हो। जी सर, बोलिए। मैं बताना चाहूंगा कि बहुत से लोगों को ये गलतफहमी होती है कि भाई पहले सड़क बन जाते हैं, उसके बाद में नाले खोदे जाते हैं। तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जिस माध्यम से हमें ठेके मिलते हैं और जिस माध्यम से सड़क, ऐसा नहीं होता कि लोगों ने मांग की और सड़क बना दी। हमारा देश एक डेवलपिंग कंट्री है जिसमें लिमिटेड बजट है, लिमिटेड पैसे है। ऐसा कई बार होता है कि बहुत जरूरी चीज है, लेकिन फिर भी हम उसको नहीं बना पाते, क्योंकि हमारा देश एक डेवलपिंग कंट्री और हिमाचल प्रदेश की सरकार आज से ही नहीं, पिछले कई सालों से जो है हमारा घाटे में चल रही एक सरकार है। तो उसके बावजूद सरकार जब कोई सड़क बनाती है तो पहले सड़क का बजट निकलता है और जब उस कूल का समय आता है और कूले का समय सैंक्शन होता है और कागजी तौर पे जब वो कूल जरूरी लगता है तो उसके बाद वो कूल बनाया जाता है। तो ये ऐसा कहीं भी प्रावधान नहीं है कि हम सड़क बनाए, क्योंकि सड़क का अलग डिपार्टमेंट होता है, कूल का अलग डिपार्टमेंट होता है। तो जब सड़क बनता है उसके साथ साथ कूल, ये सुझाव इनका अच्छा है, लेकिन क्या करें, इस देश की जो हमारी जो प्रक्रिया चली आ रही है, जो डिपार्टमेंट चली आ रही है या जो प्रोसेस है जिस माध्यम से सड़कें और कूल बनते हैं, वो अलग अलग चलते हैं। तो ये इनका सुझाव बहुत बढ़िया है। मैं चाहूंगा आने वाले समय में भी एक इस तरह का डिपार्टमेंट बने जो इन चीजों को एसेस करे कि किसी चीज के बनने से कितना नुकसान है और ना बनने से उसका कितना फायदा है। लेकिन जो सत्य है वो ये है कि इस तरह के डिपार्टमेंट्स में जो ठेके होते हैं वो पहले सड़क के होते हैं या पहले कूल के होते हैं और सड़क के बाद में अलग होते हैं। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन इनकी बात बिल्कुल सही है, इस विषय में नई सोच और नए
ऊर्जा से हमें ये सब बातें जो सोचने आज तक नहीं सोची गई, पिछली सरकारों ने नहीं सोची या विभागों ने नहीं सोची, हमें सोचना पड़ेगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। समीक्षा जी 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 राम ये भगत हमारा नेगी जी 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 हमारा सुनिए जी समीक्षा जी, अंतिम सवाल होगा आपके मन में जो अंतिम सवाल जो जी 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 हमारे किन्नौर के जी हित में जी रहेगा वो करे, और इसके बाद हम इस एपिसोड जी को जी जी यहीं जो है हम खत्म करेंगे। जी 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 राम भगत नेगी जी बिल्कुल, मैं इसी पे आने वाली थी। मुझे लगता है किन्नौर के विकास के लिए तो ऐसे जो ये आपने जो ये लाइव प्रोग्राम स्टार्ट किया है आगे भी हो सकता है, लेकिन जी आज जी हो जाए आजकल बिल्कुल। के जो 2021 का जो ये समय है नव वर्ष का, पहले तो आप सभी को किन्नौरी नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी को और जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उसके साथ में जो पंचायती राज के जो आपको भी चुनाव आजकल जोरों शोर से चले हैं, इसके लिए हम बात करेंगे। अब थोड़ा सा हम किन्नौर से हट के अब ग्रामीण क्षेत्रों में आते हैं, किन्नौर के ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं। पंचायती राज जो चुनाव चल रहे हैं, तो सभी पार्टी के उम्मीदवार इस चुनाव में उतरे होंगे। उम्मीद है बसपा जो बीएसपी है उसके भी शायद कोई इसमें इस बार उतरे हो। बसपा भी इस ग्राम पंचायत के चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े कर रही होगी। तो जितने भी पार्टीज है, आप सभी से सवाल रहेगा कि इस बार के जो ग्राम पंचायत के चुनाव है, इसमें जो भी आपके उम्मीदवार आपकी पार्टी से उठे हैं, उनके मुद्दे क्या है, वो किस मुद्दों को लेकर प्रत्येक जितने भी ग्रामीण क्षेत्र है किन्नौर के उसमें काम कर रहे हैं, कुछ प्रमुख मुद्दे क्या है उनके। रामक जी मैं बोलूं? जी 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 अच्छा, मैं बोलता हूँ। जी जी केसर जी बिल्कुल। समीक्षा जी, ये सही है, अभी जो पंचायती राज के चुनाव चले हैं और सभी राजनीतिक दल के लोगों ने अपने अपने समर्थित उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। जी मैं अपनी पार्टी अपनी विचारधारा की बात करूंगा कि पिछले जी 3 साल किन्नौर के अंदर, जैसे मैंने पहले भी कहा, मुझे तो नहीं पता, यदि आपके मंच के माध्यम से मुझे पता चल जाए तो मुझे खुशी होगी कि क्या एक नया भवन कहीं बना है, क्या 1 किलोमीटर कहीं रोड बना है किन्नौर के अंदर। मतलब एक ऐसी उपलब्धि जिसको हम कह सकते हैं कि इस सरकार ने शुरू करी और जनता को समर्पित किया, नहीं है। दूसरी बात, आज शासन प्रशासन का जो सिस्टम है किन्नौर के अंदर, वो सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के इर्द गिर्द घूम कर रह गया है, और जिसका खामियाना आज आम किन्नौरी जो जनमानस है उसको भुगतना पड़ रहा है। आप देखोगे जगह जगह हमने पूरे 2-3 साल संघर्ष किया। एडीएम ऑफिस पूछ जाओगे, वहां कर्मचारियों का टोटा है, स्कूलों में कर्मचारियों का टोटा है। आप बाहर सर समय के अभाव जी समय मैं के वही अभाव बता के रहा हूँ हिसाब कि से आप कांग्रेस समर्थित लोग मुद्दे जो प्रमुख मुद्दे है जी मैं आपके आपको उम्मीदवारों बताऊं, के प्रमुख मुद्दे जी मैं आपको बता रहा हूँ, यही हमारे मुद्दे हैं कि जब विकास पिछले 3 सालों में बिल्कुल रुक गया है और जमीन धरातल पे विकास के कोई भी काम ढंग से नहीं हो रहे हैं, तो हमारे लोग उसी दिशा में अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं कि जो विकास का पहिया रुका है, कहीं न कहीं स्थानीय लेवल पे आम जनता को सुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही हैं। विकास की जो जो दरकार जो लोगों में हो रहती है, वो लोगों तक नहीं पहुंच रही है। उन्हीं मुद्दों को लेकर हम आगे बढ़े हैं, और आज आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले 3 दिनों के अंदर लोग कहीं न कहीं ज़मीनी स्तर पे इन चीज़ों को महसूस कर रहे हैं कि विकास रुक गया है, इसलिए लोग पलायन कर रहे हैं। और काफ़ी लोग अभी भी जब आपका हमारा शो चला था, अभी मुझे मैसेज आया है कि ब्रुआ के अंदर 20 भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली है। सर और ये पिछले तो दिनों जो में सत्ता हंगरंग घाटी के जो अंदर दल जी सर, ये जो दल बदल है ये तो मैं चलता ही आपको यही रहना बता है। रहा हूँ 21 कि कहीं तारीख न को कहीं परिणाम आएंगे। जी 21 तारीख को परिणाम हमारे समीक्षा जी, मैं सामने आपको ये होंगे। कह रहा हूँ कि जो मुद्दे हैं, जनता की जो मुद्दे हैं, वो यही है कि जनता विकास की अपेक्षा रखती है, जनता सुविधाओं की अपेक्षा रखती है, जनता सरकार द्वारा राहत की अपेक्षा रखती है, वो नहीं मिल रही है। और कांग्रेस समर्थित जितने भी जो उम्मीदवार हैं, इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच गई है। अब 17 तारीख के बाद इलेक्शन होना है और रिजल्ट आपको बता देगा कि जनता के दिल में क्या कांग्रेस है। के मुद्दे हम समझ चुके हैं, शायद हमारी जनता को भी समझ आ गए होंगे कि कांग्रेस के जितने भी उम्मीदवार जिला किन्नौर के अलग अलग गांव से उठ रहे हैं, उनके मुद्दे ये रहेंगे। आप सीधा मैं ले जाना चाहूंगी इसी सवाल को दीप ज्योति जी के पास। तो सर आप भी बताइए कि जो बीजेपी के जो उम्मीदवार है उनका क्या मुद्दा है।
जी समीक्षा जी, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ रहा हूँ और मैं 2 मिनट का समय लूंगा। मैं वैसे भी थोड़ा जल्दी बोलता हूँ, जी बस जी 2 मिनट। मैं केसर जी की बात का जी जवाब नहीं देना चाह रहा था, लेकिन इन्होंने 2 बार एक ही सवाल पूछ लिया। भाई किन्नौर में कोई एक विकास कार्य बता दीजिए। मैं एक नहीं, इन्हें 10 बता देता हूँ। जिला किन्नौर में आप कभी पू का दौरा करेंगे तो वहां पर स्टेडियम से लेकर अपर रेजिंग कंडा, दीप लोअर ज्योति रेजिंग। जी, इसके लिए रोकना चाहूंगी, कृपया जी जी, करके आप सीधा तो मुद्दे बताइए। बीजेपी के जो उम्मीदवार है उनके मुद्दे बताइए चुनाव में। मैं यही बताना चाहूंगा, जी जो हमारे यहाँ पर विधायक नहीं होते हुए भी जिला किन्नौर में जो करोड़ों का फंड आया है और जो विकास की धारा चल रही है, हम इसी विकास की धारा को आगे बढ़ाना चाहेंगे, जिसमें हमारा मुख्य रहेगा शिक्षा, कृषि, जो हमारे सेब के लिए, जैसे कि हमारा ये टापरी में एप्पल मार्केट खुला है, सड़कों को बहुत अच्छी तरीके से बनाया जा रहा है, इरिगेशन के लिए पूस, पीलो और लिप्पा से जो पानी का इरिगेशन स्पिलो तक लाया गया है। इस तरह की परियोजना, हमारा जो मुख्य टारगेट रहेगा वो ये रहेगा कि युवाओं को रोजगार, कृषि, जो हमारा किन्नौर का मुख्य चीज है, कृषि, कृषि के लिए सेब के लोगों को ज्यादा से ज्यादा किस तरह से, और शिक्षा, इन मुद्दों पे हम इलेक्शन लड़ेंगे। और ये इलेक्शन के नतीजे आने से पहले ही, जैसे 23 में से 17 भाजपा के प्रधान आ चुके हैं और 50 में से 25 नगर निकाय के जो हमारे चुन के आए हैं, तो वो कहीं ना कहीं इशारा दे रहे हैं कि भाजपा इस बार पंचायती चुनाव में विकास की ओर जा जी रही है। जी और जी इस जी विकास की जी धारा जी को जी हम, राम बस भगत एक राम बात भगत बताना नेगी जी, चाहूंगा। राम जी, भगत एक नेगी बात जी, बताना मुझे चाहूंगा। कुछ नेटवर्क की समस्या कोई आ बात रही नहीं। है, तो मैं हाँ चाहूंगी दीप कि आप दीप मंच संभालें आगे का। जी जी अगर मैं ओके, दीप अगर ज्योति सर, लाइव दीप से ज्योति हट सर, जाती हूँ तो। जी जी, बस दीप मैं ज्योति सर, एक आपसे एक सवाल आपके लिए। जी जी ये जो है आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये एमसीएन के डायरेक्टर है राम प्रकाश नेगी जी, आप लोगों को बताना चाहूंगी, जीएसडब्ल्यू में 5 स्टार होटल बनाने जा रही है। अभी अभी 5 साल मतलब 5 स्टार होटल बनाने जा रही है जीएसडब्ल्यू। तो कुछ समय पहले सांगला के पंचायत के कंपनी के लोग मिले थे। इस पर आप लोगों को क्या कहना है? क्या बीजेपी इसको स्टैंड कर रही है 5 स्टार होटल के लिए? नहीं नहीं नहीं, इस तरह की कोई भी जानकारी या किसी भी तरह का प्रस्ताव हमारे पास अभी तक नहीं आया है। और हमारा ये मानना है कि पहले लोगों की मूलभूत सुविधाएं, लोगों को जो जरूरी चीजें हैं, जैसे कि एजुकेशन से रिलेटेड और हॉस्पिटल और मूलभूत सुविधाएं, एम्बुलेंस वगैरह, हमारी प्रेफरेंस हमेशा वही रहेगी। 5 स्टार होटल जैसे का ये इस तरह का कोई भी अभी मेरे नॉलेज में नहीं है। पता नहीं इन्होंने ये बात कहाँ से सुनी है, लेकिन मेरे ध्यान में इस तरह की कोई भी चीज नहीं है। आज सर समय का अभाव के कारण बहुत सारे यहाँ सवाल जवाब तो आ रहे हैं, लेकिन समय के अभाव के कारण हम इतना टिप्पणियां नहीं करेंगे। मैं अगले एपिसोड में जरूर आप लोगों को अलग अलग सिंगल सिंगल जरूर बुलाऊंगा, जिससे हम और ज्यादा लोगों के जो है जी प्रतिक्रिया जी को राम समझ भगत नेगी सकेंगे। जी, जी 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 राम भगत नेगी जी, तो मुझे सुन पा रहे हैं जी आप? जी समीक्षा मैं जी। आपको ये कह रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि ये जो आज का डिबेट हुआ, कहीं भी उससे नहीं लगा कि हमारे कुछ इसका कंक्लूजन निकला है। तो मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे ही डिबेट फिर पाए समय लेकर के, तो बेहतर जी जी तरीके से और हम ये चीजें समीक्षा लोगों जी, तक सामने आएगी और हम लोग जो समझ है कभी पाएंगे। जी जी समीक्षा जी हम ये बोल रहे हैं कि कभी हम अलग अलग सिंगल सिंगल राजनीतिक दलों को लाएंगे, ताकि हम लोगों को प्रतिक्रिया भी उनके सामने जी रखें। जी जी, ताकि आज लोग आज के लिए बेहतर तरीके से आज समझ के सके। जी 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 आज के लिए आप लोगों ने बहुत एक समय निकाला, इसके लिए मैं तहे दिल से आभार हूँ, आभार प्रकट करता हूँ आपके लिए, आप सबके लिए लोहड़ी के भी मुबारक। और समीक्षा जी आपने समय निकाला, मैं समय रहते हैं आपको दोबारा कभी किसी प्रोग्राम में बुलाता रहूंगा, जी जी, ऐसी नहीं नहीं, एमसीएन के आपको साथ बने बहुत रहे। बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। जी जी जी, जी आपका धन्यवाद बहुत सर, बहुत धन्यवाद। आप एमएनसी सभी पेज का का जो है बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। जी जी सर। जाते जाते धन्यवाद जी, आप लोग धन्यवाद। एमसीएन पेज के बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएंगे, केसर सर जी। राम भगत जी, मैंने जैसे पहले कहा कि आपका प्रयास बहुत अच्छा है और एक मंच जहाँ पे लोग अपने विचारों को खुले खुले रूप से प्रकट कर पाते हैं। दूसरी बात, बहुत सारे विषयों पर बहुत स्थानीय जो हमारे मुद्दे हैं उस पर बड़ी बेबाकी से लोग अपनी राय रखते हैं, लोग उनकी राय को सुनते हैं, लोगों की प्रतिक्रियाएं पढ़ते हैं। मैं समझता हूँ ये प्रयास बहुत अच्छा है। इस प्रयास को आप जी आगे जारी रखें, जैसे समीक्षा ने कहा। और जी मैं समझता हूँ कि किन्नौर में आने वाले समय में इस तरह की परिचर्चाओं की जरूरत है। और मैं इस मंच के माध्यम से, मेरे साथ जो पैनल में आज जितने भी अलग अलग विचारधारा के हमारे साथी आए, उन सबको भी धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने हमें सुना और इन्होंने अपने विचार साझा किए। आप सबको इस
चुनावों में आपके उम्मीदवारों के लिए मैं अपनी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपके उम्मीदवार अच्छा करें, और मुझे खुशी होगी हम चुनावों के नतीजों के बाद एक बार दोबारा कभी मिलें, जी तो जी जी शायद हम ज्यादा बेहतर समझा पाएंगे कि हमारे मुद्दे कितने कितने हमारे मुद्दों से सरोकार हमारा रहा है। जी धन्यवाद। जी दीप ज्योति सर, आप थोड़ा सा एमसीएन जो दर्शक है और बिल्कुल हमारे बिल्कुल पेज के बारे में थोड़ा जानकारी देंगे लोगों को। बिल्कुल, बहुत खुशी होती है ये देख के कि हमारे किन्नौर के लोगों के अंदर कितना टैलेंट है, और ये जो आपने शुरुआत की है ये बहुत ही बड़ी शुरुआत की है आपने। और मुझे बहुत खुशी होगी कि इस चैनल में अगर आप बड़े नेताओं को और ऐसे लोगों को जिनकी जवाबदेही बनती है उनको कटघरे में ले आए और आम जनता से वो सीधा संपर्क करें, तो बहुत खुशी जी की बात जरूर होगी। और जरूर। जाने से पहले आपके लिए इतना कहूंगा कि आपके जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा। राम भगत जी, जी आपके जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इस स्याह समुंदर में नूर जरूर निकलेगा। तो आप लगे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे तरफ से धन्यवाद। आपको। जय हिंद। जी जी, समीक्षा जी आप कुछ कहेंगे दर्शकों के लिए और एमसीएन पेज के लिए। बिल्कुल सर, ये एमसीएन पेज के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी। जब से आपसे संपर्क हुआ उसके बाद मुझे जानकारी हुई और कुछ दिनों से जुड़ी हुई हूँ इस पेज से। जब से ग्राम पंचायत के चुनाव के बारे में यहाँ पे चर्चाएं हो रही है, तो जब भी हम अपने प्रतिनिधियों को सुनना चाहते हैं, हमारे गाँव के क्या काम कर रहे हैं, किस मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, तो मैं इस पेज से जुड़ती रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपने एक नई शुरुआत की है। मैं चाहती हूँ कि ऐसी शुरुआत रुके ना। सबसे पहला तो आपसे रिक्वेस्ट ही है कि ये आप रोकिए नहीं, चुनावों के बाद भी जी जारी जी रखिए। ये बहुत बेहतरीन प्रयास है। इसको भी एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है और मैं तो बहुत खुश हूँ कि मुझे अपना बात रखने का मौका मिल रहा है यहाँ पे, आपके पेज के द्वारा, आपके इस चैनल द्वारा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में मेरे जितने भी आज डिबेट में जुड़े थे, मेरे से सब आदरणीय, मुझसे सब सीनियर है और काफी एक्सपीरियंस रखते हैं अपने फील्ड। मुझे इस पेज के द्वारा ही ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिला, आप सभी के विचारों को समझने का मौका मिला। शायद हमसे डिबेट में कुछ गलतियां हो जाती है, ऊपर नीचे कुछ चीजें हो जाती है, उसके लिए अपने दर्शकों से भी माफी और आप सबसे भी उसके लिए माफी चाहूंगी। बाकी हम मिलते रहे, ये उम्मीद करती हूँ ऐसे डिबेटों में हम सब आते रहे और अपने विचारों को साझा करते रहे। यही मैं जी कहना चाहूंगी। धन्यवाद और साथ में जो जितने भी, दिनेश सर जी। जी जी, ग्राम पंचायत से जितने भी, जी 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 बोलिए। दिनेश सर जी जी मैं कह आप रही थी थोड़ा सा जितने भी हमारे प्रतिक्रिया। उम्मीदवार जिला किन्नौर से, जी बोलिए बोलिए। जी समीक्षा जी बोलिए। जी मैं ये कह रही थी कि मैं जितने भी उम्मीदवार अभी इस वक्त हमारे जिला किन्नौर के ग्राम पंचायतों से उठे हैं, उनको भी शुभकामनाएं हैं। हार जीत होता रहता है, इसलिए आप सभी अपने इस जुनून को, इस जज्बे को चुनाव के बाद भी बरकरार रखें और समाज सेवा करते रहे। जी धन्यवाद सर। समय का अभाव के कारण इस एपिसोड को मैं यहीं समाप्त कर देता हूं। दोबारा मैं आप लोगों को जरूर बुलाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार सर। जय किन्नौर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। हमारे साथ उपस्थित पैनल थे आज कांग्रेस के, बीजेपी के और बीएसपी के और सीटू के, जिन्होंने मतलब पहला एक हमारा प्रयास था। पहली बार एक शुरुआत थी कि हम थोड़ा हल्का डिबेट कर पाए, क्योंकि ज़्यादा लंबा एपिसोड हम ले नहीं सकते थे। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत लोगों को समझ लग गया कि नौतोड़ क्यों रुके थे और किस प्रकार से जो स्वास्थ्य पर जो है सरकारें अब आने वाले टाइम में काम करेगी, और किस प्रकार से जो है रॉयल्टी पर इन्होंने बात किया और कैसे सरकार की योजना रहेगी। काफ़ी चीज़ों को आपके समक्ष रखा है। तो ये एपिसोड फिलहाल यहीं तक की था। कल से हम शायद नया एपिसोड शुरू करेंगे, और जो 5:30 बजे वाला एपिसोड अब कल से बंद होगा और 7 बजे वाला एपिसोड रहेगा 21 तारीख तक। जो जब तक हमारे किन्नौर से जो रिजल्ट चलता है इलेक्शन के, हमारे 7 बजे तक ये हमारे कुछ एपिसोड चलेंगे। उसके बाद हमारे साप्ताहिक एपिसोड चलेगा शनिवार और संडे। तब तक के लिए नमस्कार। राम भगत नेगी किन्नौर से। जय किन्नौर।